गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सिद्धार्थ सर। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। सर वो कनेक्टिविटी इश्यूज के कारण हम लेट हो गए हैं, तो हम हाँ स्टार्ट हाँ, करते हैं। यस विल मैम, यस जॉइन। मैम, यस मैम। ओके सर। सो गुड इवनिंग पार्टिसिपेंट्स एंड प्रोफेसर्स, फैकल्टी मेंबर्स। अभी आज लास्ट डे है सेशन का, और अभी तक हमने कल एक्चुअली में कुछ कनेक्टिविटी इशू के कारण मैं लॉग आउट हो गया था और फिर रीलॉग इन नहीं कर पाया मैं। तो कल का जो सेशन अपना छूट गया था, उसी से हम आगे बढ़ते हैं। और कल हमने देखा था कि कैसे एक हमको ओपन सोर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज करके हम एक शॉपिंग कार्ट डिजाइन करते हैं। ठीक है, इतना हमने देखा। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी तक जो अपन ने किया है, इसमें किसी को कोई डाउट है? अभी जैसे कल अपन ने वू कॉमर्स इंस्टॉल किया था, तो आपने करके देखा उसको अपने सिस्टम पे? कोई पार्टिसिपेंट किसी ने किया हो? मनदीप, आपने करके देखा? सर, किसी ने नहीं? अमित? सर मेरा जैम का प्रॉब्लम है ना सर, तो अभी उसमें वर्डप्रेस पे मैंने कुछ नहीं, मैंने सर ब्लॉगर पे काम किया है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आज अपन कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड इस पे बात करते हैं कि कैसे जो आपका वर्डप्रेस है, इसको हमें सिक्योर भी करना जरूरी है। ठीक है, तो अभी तक अपन ने देखिए, अब सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सी चीजें मैं आपको इसको डेमो में इसलिए करके नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए हमें जो सब फर्स्ट लेवल पे सिक्योरिटी है, यूजर परमिशंस के बाद अगर कुछ है तो वो है आपका एसएसएल इंस्टॉलेशन, है ना। जो आपकी मशीन है, जिस मशीन पे भी आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा वेब सर्वर पे, उस सर्वर पे, उस होस्टिंग प्रोवाइडर्स पे आपके पास एसएसएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अब जो सिक्योरिटी कंसर्न हमको क्यों, वर्डप्रेस के लिए सिक्योरिटी क्यों चाहिए? सिक्योरिटी हमें इसलिए चाहिए, वर्डप्रेस पे देखिए क्या है, ये बहुत एक ओपन सोर्स बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है, जो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है। इसके कारण इसके जो कोड स्ट्रक्चर होता है, जो कोड की इसकी जो फिलॉसफी है डेवलपर्स की, जिन्होंने कोड डिज़ाइन किया, उस फिलॉसफी पे सभी लोग उस पे सभी लोग उसको जानते हैं, जो ज़्यादातर उसको यूज़ करते हैं। तो जो वर्डप्रेस में सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिक्योरिटी का, जो स्टार्ट होता है जहाँ से, वो होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से। कि सबसे पहले जैसे अभी अपन ने इंस्टॉलेशन के समय देखा, तो एक नॉर्मल पासवर्ड बना लिया 12345 6, या कोई भी एक जनरल पर्पस हमने कोई नंबर, एक पासवर्ड ले लिया, तो ये हमको नहीं रखना है, क्योंकि ओपन सोर्स है। तो ओपन, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जितने भी ओपन सोर्स फ्रेमवर्क आपको फ्रीली अवेलेबल मिलेंगे वो इजी टू यूज तो होंगे, लेकिन उसकी सिक्योरिटी में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं और इन पे अटैक बहुत ज्यादा होते हैं। जो जिस के कोडिंग स्ट्रक्चर के बारे में आपको आइडिया नहीं है, या डेवलपर्स को आइडिया नहीं रहता है, हैकर्स को, सॉरी कहना चाहिए, हैकर्स को अगर आइडिया नहीं रहता है, तो वो चीज थोड़ी एज कंपेयर टू अदर ओपन सोर्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग बिहेवियर होता है उनका। लेकिन जो ओपन सोर्स है, जो टूल जिसका कोड फ्रीली अवेलेबल है हैकर्स के लिए, उसके लिए हमें परमिशंस और पासवर्ड्स, उसके लिए हमें सिक्योरिटी पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। जो मोस्ट कॉमन अटैक है वो है वर्डप्रेस का पासवर्ड को अटेम्प्ट करना, पासवर्ड को रिट्रीव करने का अटैक, जो सबसे ज्यादा है हैकिंग में। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमको लेके रखना चाहिए। हाँ, हाँ प्रियंका, कोई क्वेश्चन है आपका? ओके। और सेकंड होता है आपका यूजर परमिशंस। हमने देखा था अभी प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में कि हम यूजर की परमिशंस जो है वो डिफाइन करते थे। मैंने आपको बताया था कि टेक्यू एडिटर, टीक्यू एडिटर, टीक्यू एडमिन, टीक्यू सब्सक्राइबर, टीक्यू, ऐसे करके हम मल्टीपल यूजर्स रोल्स बना सकते थे। तो ज्यादातर जहां तक हो सके तो हमें
एडमिनिस्ट्रेटर जो राइट्स होते हैं, मतलब जो एडमिन लेवल का यूजर होता है, उसको कम से कम लोगों को देना चाहिए, मतलब अपने पास ही उसको रखें। बहुत रेयर केस पे हमें उसको देना चाहिए, उसको सिक्योर करके रखना है कि मतलब ऐसा ना हो कि अगर आपकी वर्डप्रेस साइट पे एक यूजर है जो एडमिन प्रिविलेजेस पे है, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कि एक से ज्यादा एडमिन हम बना के रखें जब तक ऐसा ना हो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट ना हो जाए, क्योंकि एडमिन राइट जो होता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आप साइट का एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं, उसी के पास इंस्टॉलेशन के प्रिविलेजेस रहते हैं। हमने ये भी डेमो में देखा कि अगर हम वर्डप्रेस के एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं, तो वर्डप्रेस का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ही प्लगइन को इंस्टॉल कर सकता है। वर्डप्रेस का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो ही जो है ज्यादा से ज्यादा थीम्स को इंस्टॉल कर सकता है। ये सारे जो ऑपरेशंस हैं, ये वर्डप्रेस का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो परफॉर्म करता है। तो बहुत रेयर केस हो, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, तभी आप एक से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटर बनाएं। ये मेरा कहने का मेरा मतलब ये एक ओपिनियन है। सेकंड, अगर हम देखते हैं कि सिक्योरिटी पे, ये तो हुआ आपके लेवल पे कि आप यूजर को परमिशन दे रहे हैं, आप यूजर के लिए किसको परमिशन दे रहे हैं, आप कैसा पासवर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं। सेकंड आता है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो होता है आपका होस्टिंग प्रोवाइडर। देखिए क्या है, आज टाइम पे होस्टिंग जो है बहुत ही ज़्यादा चीप हो चुकी है, बहुत सस्ती होस्टिंग आज के डेट में आपको बहुत इजीली शेयर्ड होस्टिंग के नाम पे आपको बहुत सस्ते होस्टिंग मिलेंगे। ठीक है, तो हमको शेयर होस्टिंग पे भी, अगर आप वैसे तो शेयर होस्टिंग हमें अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप ले रहे हैं शेयर्ड होस्टिंग, तो फिर उसके साथ हमें कुछ सिक्योरिटी जो पैरामीटर्स हैं जो होस्टिंग प्रोवाइडर आपको देता है, उस पे भी कंसर्न करना चाहिए, उस पे भी हमें थोड़ा देखना चाहिए कि सबसे पहले तो अगर आप शेयर्ड होस्टिंग पे जा रहे हैं, तो आप हो सके तो आप उसको में SSL इनेबल कराएं, क्योंकि SSL बहुत जरूरी है। चाहे आप ई कॉमर्स के सॉल्यूशन पे बात करें, चाहे आप कोई जैसे आज अभी के टाइम पे अगर हम बात करते हैं कि अगर आप कुछ ऐसा स्टोर बनाना चाहते हैं जिसमें आपने कोर्स बना के देना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, जैसा जस्ट लाइक जैसा उडीमी है ना, तो ऐसे एप्लीकेशंस के लिए भी आपको अपने अकाउंट्स को सिक्योर करना है, वीडियो को सिक्योर, कंटेंट को सिक्योर करने के लिए आपको SSL और स्ट्रीमिंग सर्वर्स की हेल्प लगेगी। तो होस्टिंग पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि होस्टिंग कैसी है, क्या होस्टिंग प्रोवाइडर आपको ऑफर कर रहा है। कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर है जैसे ब्लू होस्ट है, साइट ग्राउंड है, गोडैडी है, तो ये आपको कुछ अच्छे ऑप्शंस देते हैं और इजी टू इंस्टॉल ऑप्शंस देते हैं, जिसमें कुछ टेक्निकल स्किल्स की जरूरत ज्यादा नहीं होती है। इसके बाद अगर हम आप और कुछ बैकअप्स पे भी हमें बात रखना चाहिए कि अगर आप वर्डप्रेस की सिक्योरिटी पे बात कर रहे हैं, तो अटैक होने के तुरंत बाद, देखिए अटैक होता कैसे है या सिक्योरिटी हमें क्यों चाहिए, जब हम बहुत ज्यादा प्लगइन्स को यूज करने लगते हैं। आप वर्डप्रेस की प्लगइन डायरेक्टरी पे जाएंगे या प्लगइन की रिपोजिटरी पे जब सर्च करेंगे ना, तो आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिलेंगे, बहुत सारे प्लगइन्स, मतलब 20,000 से ज्यादा प्लगइन्स आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है। आप कोई भी प्लगइन डाउनलोड कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें इस चीज से बचना भी है। होता क्या है कि प्लगइन तो ठीक है, आपने प्लगइन इंस्टॉल किया तो आपकी फंक्शनैलिटी बढ़ गई, लेकिन ये प्लगइन जो होते हैं, ये प्लगइन ही कुछ कभी कभी जो आपकी साइट पे कुछ मैलवेयर और इस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं। क्योंकि जब आप अगर इसको टेक्निकली टर्म पे आप देखें कि जब आप एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, तो बेसिकली होता क्या है, आपका जो वर्डप्रेस है आप उसको परमिशन दे देते हैं कि एक प्लगइन मतलब एक फाइल है, वो फाइल आप डाउनलोड करिए और वो डाउनलोड करके एक फोल्डर पे डिप्लॉय कर दीजिए। एक्चुअली इंस्टॉलेशन का मतलब ये है ना। आप और हम उसको बहुत सरल तरीके से देखते हैं कि हमने प्लगइन सर्च किया और उसको एक्टिवेट किया और स्टार्ट कर दिया, पर इसके बैक में अगर हम इसके बैक में देखते हैं, तो बैक में होता क्या है कि आप परमिशन दे रहे हैं, कि ये कोड डाउनलोड होगा
डाउनलोड होने के बाद ये कोड आ जाएगा वर्डप्रेस के डायरेक्टरी में और वहां जाके एग्जीक्यूट होगा। तो जो यूजर्स, मतलब ये जो हैकर्स या कुछ ऐसे यूजर्स होते हैं जो इस तरीके से कोड लिखते हैं, गलत तरीके से जो कोड लिखते हैं, तो वहां पे वो इसका फायदा उठाते हैं। तो प्लगइन को भी हमें तभी, ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, और ये करते करते ही आईडी, देखिए ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कई बार। मैंने वर्डप्रेस पे जब शुरू में साइट्स बनाई तो मैं बहुत से प्लगइन इंस्टॉल कर लेता था। तो ये चीज सीधे सीधे एक बार में देखने से नहीं आएगी, आपको समझना पड़ेगा, आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन से प्लगइन, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस पे फॉर्म्स के कुछ प्लगइन अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको एक लिमिटेड नाम ही बता रहा हूँ कि WS7 फॉर्म को आप यूज कर लीजिए, या आप रिवॉल्यूशन स्लाइडर को यूज कर लीजिए, या आप स्मार्ट 3 स्लाइडर को, मतलब ये बहुत पॉपुलर भी हैं और ट्रस्टेड है। तो आपको ऐसे फ्री तो मिल रहे हैं, लेकिन आपको ये भी थोड़ा गूगल पे जाके या किसी भी सर्च इंजन पे जाके आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा कि हमें प्लगइन भी कौन से इंस्टॉल करना है। तो उसकी रेटिंग देख लेनी पड़ेगी आपको। इंस्टॉलेशन करने का लास्ट आप हमेशा देखिए कि कोई प्लगइन या थीम जगह आप इंस्टॉल कर रहे हैं, उसका अपडेशन कब हो रहा है। अपडेट होना बहुत जरूरी है। अगर प्लगइन अपडेट हो रही है तो इसका मतलब यह है कि डेवलपर, जो उस प्लगइन का डेवलपर है, वो उस पर काम कर रहा है। तो वर्डप्रेस के अपडेशन, चाहे वर्डप्रेस का अपडेशन करें, चाहे प्लगइन का अपडेशन करें, चाहे थीम का अपडेशन करें, तो लास्ट अपडेट हमेशा आप देखिए, जब आप प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो कितने लोगों ने प्लगइन को एक्टिवली इंस्टॉल किया है और कितने लोगों ने उसको कितने लास्ट अपडेट कब हुआ वो, और उसका करंट वर्जन कौन सा, ये सारी जानकारी आपको शुरू में ही दिखती है। हमको इसका फायदा उठाना चाहिए और हमको वो पढ़ के उसको ही इंस्टॉल करना चाहिए। सेकंड चीज आती है, कुछ पेड प्लेयर्स हैं जो वर्डप्रेस की बहुत अच्छे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स को देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक आपको नाम बताता हूँ, एक थीम प्रेस करके एक कंपनी है जो वर्डप्रेस की बहुत अच्छे टेम्पलेट्स और पूरा कस्टमाइज ऑटोमेशन, जो एजुकेशन ऑटोमेशन है, उस पर काम करके देते हैं उन लोग। तो होता क्या है कि चूंकि वो वहां पे कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है, तो वो जो प्लगइन्स की कॉस्ट होती है वो 12,000 15,000 यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इंटरनेट पे कई ऐसे ग्रुप हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको वर्डप्रेस के बहुत ज्यादा जो प्रीमियम थीम्स जो होती हैं वो हैक्ड फॉर्म में, क्रैक्ड फॉर्म में आपको मिल जाती है। मतलब आपको उसके लिए पे नहीं करना, आप डायरेक्ट उसको क्रैक्ड रहेंगे। उसमें जो सिस्टम होता है आपका यूजर ऑथेंटिकेशन का, मतलब लाइसेंसिंग का, वो सिस्टम बाईपास होके आपको मिलता है, आप उसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ये गलत है। ऐसे प्लगइन्स से और ऐसे थीम्स से आपको बचना है। ये बिल्कुल, होता क्या है इसमें, सिंपल चीज है, जैसे ही आप वो थीम इंस्टॉल करेंगे तो हैकर जो, या जो ग्रुप है जो इस तरीके के कोड डिप्लॉय कर रहे हैं, वो उनको आपकी साइट को हैक कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अब ये हो गया कि भाई ये आपके बेसिक, मतलब उस पे हो गया कि आपको देख के समझ के करना है। इसके अलावा भी वर्डप्रेस जो है आपको कई सिक्योरिटी प्लगइन्स भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे एक सा QRI करके स्कैनर होता है, सिक्योरिटी प्लगइन है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जो बहुत से आपके URI जो रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन पे ये काम करता है। और एक इसमें API जनरेशन का भी कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो ये लॉगिंग जो बनती की लास्ट लॉग, अभी तक क्या वर्डप्रेस में ऐसा लॉगिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। लास्ट लॉगिन दिखाता है पर उसकी लॉग नहीं बनाता, वो लास्ट लॉगिन का दिखा देता है कि हमने लास्ट लॉगिन किया। तो यूजर की लॉगिंग कि किस आदमी ने कब कितनी बार लॉगिन किया, इस महीने में कितनी बार लॉगिन, उसका पूरा लॉग रिकॉर्ड, किसने क्या फाइल रीड करी, कौन सी फाइल डिलीट करी, कौन सा प्लगइन इंस्टॉल किया। तो वहां पे हमको ऐसे प्लगइन्स भी अवेलेबल हैं, उन प्लगइन्स को आप यूज कर सकते हैं, है ना। ये प्लगइन जो होते हैं, एक प्रकार से देखा जाए तो वर्डप्रेस की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए ही ये आपके प्लगइन्स यूज होते हैं। अच्छा, और एक और नया कॉन्सेप्ट आ गया है। अब अभी तक हम फायरवॉल का टर्म सुनते थे कि ये सिस्टम रिलेटेड है, आजकल वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस के साथ। ठीक है, तो इसमें आपको ये 2 लेवल पे फायरवॉल जो है वो देखा जाए तो, जब
दो लेवल पे आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। एक तो डीएनएस लेवल पे फायरवॉल होता है, ठीक है, और एक फायरवॉल काम करता है आपका एप्लीकेशन लेवल पे, मतलब डीएनएस लेवल वेबसाइट फायर। एक्चुअली में ये टर्म जो है ये बनाई गई टर्म्स है, ठीक है, तो इसको WAF भी बोला जाता है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। इनकी हेल्प से भी आप बहुत से अटैक्स को पकड़ सकते हैं और उनको अपनी साइट पे अटैक होने से उस साइट्स को बचा सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल, डीएनएस लेवल फायरवॉल, ये जो मैलिशियस अटैक्स होते हैं, जो ट्रैफिक जनरेट होता है, उसको भी ये रोकता है एक्चुअली में। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा और कई बार आपने सर्च किया होगा कि वर्डप्रेस की साइट स्लो हो जाती है, होता है ऐसा। उसका रीजन ये है कि अभी जो जितने भी वर्डप्रेस है, जितने भी ओएस को अपने CMS प्लेटफॉर्म है, चाहे जूमला हो, चाहे ड्रूपल हो, चाहे वर्डप्रेस हो, चाहे LMS में मूडल हो, ये सारे के सारे जो है सिंगल पेज लेआउट पे काम करते हैं। सारा का सारा कोड जो है इनका सिंगल पेज के थ्रू, URL में जो पेज आप देख रहे हैं एक्चुअली वो पेज डायनेमिकली जनरेट हो रहा है और पूरा का पूरा कोड डेटाबेस के थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसके कारण रियल टाइम पे बैक एंड पे प्रोसेस चलती रहती, तो साइट जो है स्लो हो जाती। तो इस किस्म पे कई बार ये होता है कि जब आप अपना यूजर इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो कैसे पड़ता है, मान लेते हैं आपने अपनी साइट का SEO कराया, किसी थर्ड पार्टी वेंडर को आपने SEO दे दिया, ठीक है, वो आपकी साइट के लिए SEO करेंगे। तो SEO में होता क्या, ट्रैफिक जनरेट करने के लिए लोग कुछ बॉट्स को रन करते हैं, या ऑटो बॉट्स होते हैं जो ट्रैफिक जनरेट करते हैं आपकी साइट पे, ठीक है। तो ये ट्रैफिक जनरेट करने वाले जो ऑटो बॉट्स होते हैं ना, ये भी एक प्रकार का अटैक, फ्लडर अटैक करते हैं कि साइट पे इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी साइट एकदम से डाउन हो जाती है, ठीक है। तो ये जो DNS लेवल फायरवॉल्स होते हैं या जो एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल्स होते हैं, वो यहाँ पे थोड़ी सी आपकी हेल्प करते हैं कि हाँ भाई, इस तरीके से अगर कुछ अटैक हो रहा है, एक ही IP से बार बार रिक्वेस्ट आ रही है, तो आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हो। सेकेंड है कि आप जो होस्टिंग है उसमें SSL आप इंस्टॉल कर लीजिए, HTTPS पे चले जाइए, इसके थ्रू भी आप अपनी साइट को सिक्योर कर सकते हैं और किया भी जाता है, ठीक है। अब ये हुआ कि यूजर से आपने देखा कि कुछ तरीके से मतलब प्लगइन्स को देखना है, थीम्स को देखना है, कौन सी प्लगइन इंस्टॉल करना है, कौन सी नहीं करना है। फिर आपने देखा कि हम अपनी साइट को सिक्योर कर सकते हैं सर्वर के थ्रू, सर्वर पे SSL लेके, फायरवॉल इंस्टॉल करके। अब एक और तीसरा तरीका होता है कि हम एडिटिंग ही बंद कर दें, फाइल एडिटिंग को डिसेबल कर दें। ये बहुत इफेक्टिव तरीका होता है एक्चुअली में। लेकिन एक्चुअली में ये देखिए, अगर हम सर्वर को एक कंटेनर बोलते हैं, हम बात करते हैं एक सर्वर है, सर्वर अगर एक कंटेनर है जिसमें आपका एप्लीकेशन आ रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन हो रहा है, तो सबसे पहले हमें सिक्योर करना अपने कंटेनर को। और कंटेनर सिक्योर होगा दो तरीकों से, एक होगा SSL और उसमें फायरवॉल इनेबल्ड रहे, आपका एप्लीकेशन जो भी DNS जो भी फायरवॉल है, आप उसको वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है वो आपके पास रहे, और उसके अंदर जो एप्लीकेशन चल रहा है, क्योंकि अगर कंटेनर कॉम्प्रोमाइज होगा तो उसके अंदर जितने भी एप्लीकेशन रन हो रहे हैं, सर्वर कॉम्प्रोमाइज होगा तो जितने भी एप्लीकेशन उसमें रन हो रहे हैं वो सारे कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको सिक्योर अपना सर्वर ही करना है, सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए। उसके बाद आप जा सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं फाइल एडिटिंग को। फाइल एडिटिंग डिसेबल करने से होता क्या है कि कल उसमें आप एप्लीकेशन से कोई भी फाइल को एडिट नहीं कर पाएंगे। आपको ध्यान होगा अभी जब आप किसी फाइल पे काम कर रहे होंगे वर्डप्रेस पे, तो आप फाइल में एडिट कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। एप्लीकेशन के थ्रू मतलब वर्डप्रेस पे WP पे एडमिन से लॉगिन करके आप किसी भी टेम्पलेट की फाइल को छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसके कोड को डिलीट कर सकते हैं, उसके कोड को चेंज कर सकते हैं। तो ये कोड, ये जो पार्ट है आप इसको भी डिसेबल कर सकते हैं, क्योंकि फाइल एडिटिंग अगर डिसेबल हो जाएगी, फाइल एडिटिंग अगर डिसेबल हो जाएगी तो बहुत सी कुछ जो आपका एडिट करने का पार्ट है वो बंद हो जाएगा।
तो एडिट करने की जो परमिशन है वो खत्म हो जाएंगे, मतलब। लेकिन फिर भी एडिट कैसे होगा? अगर मान लेते हैं कि आपने बोला कि ठीक है भाई, हमने फाइल एडिट को, इसके लिए एक छोटा सा कोड लिखना पड़ता है। आपकी जो WP कॉन्फ़िग फाइल होती है, जहां से अपन पूरा का पूरा वर्डप्रेस को कॉन्फ़िग जहां से डेटाबेस और यूजर नेम को हम एंटर करते थे, उस कॉन्फ़िग फाइल पे अगर आप डिसअलाउ फाइल एडिट को ट्रू कर दें, ये एक कांस्टेंट डिफाइन होता है, ठीक है, कि अगर फाइल एडिट को आपने डिसअलाउ फाइल एडिट को उस कांस्टेंट को ट्रू कर दिया, तो अब एप्लीकेशन के अंदर से कोई भी फाइल एडिट नहीं होगी। तो अगर मान लेते हैं कि किसी हैकर ने या किसी ने अगर आपके एडमिन का पासवर्ड ले भी लिया, तो वो फाइल को एडिट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो WP कॉन्फ़िग में आपने उसको परमिशन करके रखा है डिसअलाउ, ठीक है। अब इसको आपको दो तरीकों से देखना पड़ेगा। आपका जो एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन जो वर्डप्रेस का कोड है वो सर्वर पे इंस्टॉल्ड है, तो आपने उस वर्डप्रेस के कोड में जाके चेंज किया, और उसका रिफ्लेक्शन जो है वो आपने वर्डप्रेस के एडमिन पे, जब आप उसको लॉगिन से ओपन करते हैं, लॉगिन आईडी से जब आप ओपन करेंगे, तो वहां पे आप देखेंगे कि चेंज हो गया, ठीक है। तो आपने चेंज किया कॉन्फ़िग फाइल में, और कॉन्फ़िग फाइल में चेंज होने से उसका रिफ्लेक्शन आपको ये दिखा कि एप्लीकेशन से, मतलब वर्डप्रेस का जो एप्लीकेशन है जिसको अपन चलाते हैं, उधर से हम एडिट की प्रॉपर्टीज जो है वो डिसेबल हो जाएंगी, वहां से कोई एडिट नहीं कर पाएगा। तो अगर किसी ने एप्लीकेशन का पासवर्ड ले लिया, तो आपकी साइट सिक्योर हो जाएगी। क्यों हो गई? क्योंकि एडिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और अगर एडिट, मतलब अब आपको समझ में आ रहा हो कि सर्वर कॉम्प्रोमाइज हुआ, तो मतलब वो WP कॉन्फ़िग तक पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं पहले बोलता हूं कि सर्वर को हमें पहले सिक्योर करना है। तो सर्वर सिक्योर होगा तो आपकी WP कॉन्फ़िग फाइल बची रहेगी, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन से WP कॉन्फ़िग चेंज नहीं होती। WP कॉन्फ़िग फाइल को अगर हमें चेंज करना है, तो हमें सर्वर के अंदर जाना पड़ेगा। तो पहले हमने सर्वर सिक्योर किया, फिर WP कॉन्फ़िग फाइल में चेंज करके परमिशंस को भी चेंज कर दिया। अच्छा, जैसे आप डिसअलाउ करते हैं फाइल एडिट करने को, ऐसे ही एक होता है फाइल मोड, ठीक है। जो इंस्टॉलेशन होता है, जैसे मान लेते हैं कि आप चाहते हैं कि यार फाइल जो है, प्लगइन्स भी एक्चुअली में फाइल्स हैं, जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं या जब आप उनको एक्टिवेट करते हैं, तो वो आपके प्लगइन फोल्डर पे, WP प्लगइन फोल्डर पे आ जाती है। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। मतलब आप अपने एप्लीकेशन से ये भी हटा सकते हैं कि मैंने एक बार जो प्लगइन इंस्टॉल कर दिया है, अब कोई दूसरा उस प्लगइन में चेंजेस ना हो, या क्या कोई प्लगइन को इंस्टॉल ही ना कर पाए, एक्स्ट्रा कोई प्लगइन ही इंस्टॉल ना हो, तो उसके लिए भी आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। हार्ड कोड करके आप इसको कर सकते हैं। जैसे एक मैंने अभी बताया आपको कि प्लगइन फाइल एडिट को डिसअलाउ करने के लिए जो कांस्टेंट है वो डिसअलाउ फाइल एडिट, वैसे ही जो फाइल अपडेशन का मतलब जो कांस्टेंट होता है वह है डिसअलाउ फाइल मोड्स, ठीक है। इस कांस्टेंट को अगर हम ट्रू कर देंगे, ये सब कोडिंग के थ्रू ही होगा, है ना, इसके लिए थोड़ा बहुत कोडिंग हमको करनी पड़ेगी। अगर हम इसको इनेबल कर देंगे, तो फाइल के जो मोड्स हैं वो भी आप मतलब प्लगइन्स को इंस्टॉल करना और थीम को इंस्टॉल करना वो भी खत्म हो जाता है। तो ऐसे कर करके हम अपने पूरे के पूरे सिस्टम को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। और लास्ट में एक आता है जो आपने देखा होगा कई बार, आप देखिए एक पैटर्न आपको देखना पड़ेगा कि जैसे जो भी वेबसाइट आपकी वर्डप्रेस के थ्रू बनती हैं, तो उनके पैटर्न कॉमन है। उसके एडमिन पैनल पे जाना है तो WP-admin लिखेंगे, तो कोई भी वेबसाइट जो वर्डप्रेस पे बनी है उसका एडमिन पैनल आपको दिख जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये रीडायरेक्शन हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर हम बेसिक फंक्शनैलिटी जो बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया है कि भाई अगर आपको एडमिन पे लॉगिन करना है तो आप WP एडमिन लिखिए और चले जाइए अंदर। अगर आप इस तरीके को बचना चाहते हैं, तो फिर आपके पास एक बहुत अच्छा कहना चाहिए वो रहता है कि आप यूज कर सकते हैं HTAccess का। HTAccess एक फाइल होती है। ये फाइल बेसिकली पूरे आपके सर्वर को बताती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ओके।
ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है जो नॉर्मली इसका यूज हम लोग जब ही करते हैं जब एप्लीकेशन के अंदर पे हम एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएं। तो HTA एक्सेस के थ्रू आप ये लिख सकते हो कि कोई URL आ रहा है, अगर किसी ने कोई URL टाइप किया है तो अगर उस URL में ये कीवर्ड है तो उसको कहाँ रिडायरेक्ट करना है। तो HTA एक्सेस जो है उसकी हेल्प से भी आप अपनी फाइल को सिक्योर कर सकते, आप अपने एप्लीकेशन को सिक्योर करते हैं, क्योंकि जो कॉमन एरियाज हैं, जैसे सबसे जरूरी है कि जितने भी लोग वर्डप्रेस पे काम करते हैं, जितने लोगों ने अपनी वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, वेबसाइट बनाई है वर्डप्रेस पे, उन सभी का लॉगिन जो है वो एक ही तरीके से होगा, है ना। WP एडमिन, साइट का नाम /WP एडमिन आप लिखेंगे तो लॉगिन पैनल खुल जाएगा। अब वहां पे अब लॉगिन पैनल में आपको 2 टेक्स्ट बॉक्स दिख रहे हैं, तो वहां भी कोई SQL इंजेक्शन लगा सकता है, कोई भी स्क्रिप्ट अपलोड करके एरर, बहुत से तरीकों से वो साइट को हैक कर सकता है। तो क्यों ना हम उसका URL ही बदल दें, मतलब अगर किसी ने WP एडमिन लिखा और एंटर किया तो वो चेंज हो जाए, वो WP एडमिन के अंदर ही ना जाए, ठीक है। तो ये भी कुछ तरीके होते हैं जहां पे HTXS फाइल जो होती है, अब ये काम सिर्फ ये रूटिंग का काम एक्चुअली में है ना। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सिंपली एप्लीकेशन की रूटिंग को मॉडिफाई कर रहे हो, तो वहां पे आपको HTXS फाइल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो HTXS की हेल्प से आप कीवर्ड्स को फिल्टर कर सकते हो और उसके हिसाब से रीडायरेक्ट और कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी साइट को सिक्योर कर सकते हैं। अभी तो बहुत सारे प्लगइन्स भी आ गए हैं, जैसे कि गूगल में आपने देखा होगा कि 2 फैक्टर लॉगिन होता है, वैसे ही वर्डप्रेस के लिए कुछ प्लगइन्स होते हैं। उन प्लगइन से 2 फैक्टर लॉगिन को भी 2 फैक्टर कहना चाहिए, ऑथेंटिकेशन कहना चाहिए, लॉगिन नहीं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी आप इनेबल कर सकते हैं। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करके आप प्लगइन पे सर्च करेंगे तो आपको एक मिल जाएगा प्लगइन, उसको इनेबल करने से यूजर आईडी, आपका जो पासवर्ड है वो भी रहेगा, और एक जो स्क्रीन पे आपको लिंक मिलेगी उससे एक नंबर जनरेट होगा, मतलब वो भी आपको इंस्टॉल करके जैसे आप रन करोगे तभी लॉगिन होगा। तो आजकल सिक्योरिटी पे काफी काम हुआ है वर्डप्रेस पे, ठीक है। लिमिट भी आप दे सकते हैं, लिमिट अभी तक देखिए अभी तक ऐसा कुछ नहीं बना है नॉर्मल वर्डप्रेस पे, हमने नहीं देखा कि किसी पे यूजर की लॉगिन लिमिट कितनी है ना। अगर आपने 10 एडिटर बनाए तो 10 एडिटर, मान लीजिए आपने लॉगिन लिमिट दे दी कि भाई इतने लिमिट के बाद आप लॉगिन नहीं करेंगे, या आप मंथ में 10 टाइम्स ही अपना आर्टिकल अपलोड कर सकते हैं, ऐसी कुछ लिमिट आप बना रहे हैं। अभी इनबिल्ट ऐसा कोई फीचर नहीं, लेकिन इसके लिए भी आपको शायद लॉगिन लॉकडाउन करके कुछ ऐसा एक प्लगइन होता है, उसकी हेल्प से भी आप ये सारे ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब लॉगिन की लिमिट भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आप कैप्चा इंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल रीकैप्चा इंस्टॉल कर सकते हैं आप। तो इन सब चीजों से आप जो ब्रूट फोर्स अटैक और जो आपके कहना चाहिए फ्लडर अटैक्स होते हैं उनसे आप बच सकते हैं। और एंड में एक और मैं चीज बोलना चाहूंगा कि जब आप इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस, तो आपको ध्यान होगा जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे तो वर्डप्रेस का डेटाबेस का एक प्रीफिक्स होता है ना। डेटाबेस का प्रीफिक्स होता है जो आपको WP कॉन्फिग फाइल में मिलता है। देखिए क्या होता है जब SQL इंजेक्शन अपलोड किया जाता है करते हैं तो वही देखो, ये अटैक्स वही होंगे जहां यूजर को कुछ आइडिया होगा, हैकर को कुछ आइडिया होगा कि इसके डेटाबेस में क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो टेबल प्रीफिक्स होते हैं। टेबल प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, पूरा की पूरी साइट डायनेमिक है। जब आप डेटाबेस बना रहे हैं, डेटाबेस अपलोड कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि PHP में जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके बाय डिफॉल्ट जितने भी आपके वर्डप्रेस के टेबल बनते हैं, उन टेबल में आप देखेंगे कि WP करके, WP अंडरस्कोर कमेंट्स, WP अंडरस्कोर लिंक्स, WP अंडरस्कोर ऑप्शंस, ये WP अंडरस्कोर ना प्रीफिक्स है ना। तो आप इस डिफॉल्ट प्रीफिक्स को भी चेंज कर सकते हो आपके कॉन्फिग फाइल में जाके। तो इससे जो SQL इंजेक्शंस टाइप के जो अटैक होते हैं उसमें बहुत क्योंकि अब आपने बदल दिया है, प्रीफिक्स बदल दिया, डिफॉल्ट प्रीफिक्स है नहीं, ठीक है। तो डिफॉल्ट प्रीफिक्स नहीं है, डिफॉल्ट प्रीफिक्स WP रहता है, तो जो भी
जिसको भी पता होगा तो वो उसमें ये होगा कि भाई हाँ WP यूज कर रहे हैं लोग, WP प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, तो एक अटैक करके देख लो। तो अगर आप प्रीफिक्स चेंज कर देंगे तो टेबल का नेम ही नहीं मैच करेगा, तो टेबल का नेम मैच नहीं करेगा तो यहाँ हो सकता है कि आपका जो अटैक है वो काम ही ना करे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप डेटाबेस प्रीफिक्स को चेंज करके भी अपने वर्डप्रेस की साइट को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपनी वर्डप्रेस साइट को वो कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट है? किसी ने मैसेज किया है? मनदीप, जो हुक होते हैं, जैसे क्वेश्चन आया मनदीप कौर ने पूछा है कि हुक्स जो होते हैं, देखिए क्या होता है जब आप वर्डप्रेस के थीम्स और प्लगइन्स डेवलप करते हैं ना, तो आपको हुक्स के थ्रू ही आप उनको यूज करते हैं। ठीक है, हुक्स जैसे मान लेते हैं कि आपने बनाया कि आप एक नया प्लगइन डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, आपने बोला कि भाई मैं एक पूरा सेपरेट सिस्टम बनाना चाहता हूँ, बना कि जैसे आपके इंस्टीट्यूट की हम बात करते हैं कि आपने बोला कि मैं पूरा एक काउंसलिंग सिस्टम बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब हुक्स का क्या यूज होगा यहाँ पे कि वो आपको ना कुछ कोड मिल जाएंगे बने बनाए। ठीक है, और जिसको आप यूज करोगे। तो ये हुक्स में जब आप प्लगइन्स डेवलप करते हो तो प्लगइन्स डेवलप करते समय आपको हुक्स यूज करने पड़ेंगे। जो इसको आप ऐसे समझिए कि जब आप कोई नया कोड बना रहे हैं, ठीक है, तो भाई वर्डप्रेस के कोड लिखने का अपनी एक फिलॉसफी है ना, उसने अपने तरीके से कोड बना के दिया है। ठीक, तो अब उसके कोड में जैसे मान लीजिए आपको जरूरत पड़ी कि मेरे को आईडी चाहिए, तो दो तरीकों से आप हुक्स वर्डप्रेस में यूज कर सकते हैं। एक होता है फिल्टर और एक होता है एक्शन। ठीक है, तो इनकी हेल्प से आप फिल्टर जो एक्शन जो होता है कि ये कहना चाहिए कि कैसे वर्डप्रेस ऑपरेट हो रहा है, ये उसके ऊपर काम करता है ना, और इसमें आप कॉल बैक फंक्शन का यूज भी करते हैं। और फिल्टर जो होता है ये बताता है कि कैसे एग्जीक्यूशन, जब वर्डप्रेस एग्जीक्यूशन हो रहा है तो उसके जो डेटा के चेंज करने का जो पैटर्न है उसके ऊपर फिल्टर जो है वो काम करता है। ठीक है, तो हुक्स में आप ये दो तरीकों से कोड लिखते हैं। मतलब वर्डप्रेस की जब आप प्लगइन या थीम डेवलप करोगे तो आपको वहां पे हुक्स और एक्शन जो है उनका एक्शन और फिल्टर जो है उनका यूज करना पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन? हेलो सर। हाँ मानसी पूछिए। सर वो मैंने वेबसाइट बनाई थी। हाँ मानसी। जो वो कॉमर्स है ना, हाँ वो एक्चुअली वेबसाइट पे वो प्लगइन नहीं हो रहा, शो भी नहीं हो रहा था। हाँ, तो क्या आपने इनेबल किया उसको? तो सर वही तो समझ में नहीं आ रहा था क्या तो करना मैं है। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। आपने अपना लॉगिन किया होगा वर्डप्रेस से, एडमिन से, है ना? हाँ लॉगिन करने के बाद आप प्लगइन पे गए होंगे। हाँ, प्लगइन पे गए थे। हाँ, प्लगइन पे आपने वूकॉमर्स सर्च किया होगा, हाँ उसको एक्टिवेट किया। हाँ, उसको आप एक एक्टिवेट बार किया। देखिएगा, उसमें ये बता रहा है कि आपका जो वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन है वो उस प्लगइन के लिए कॉम्पैटिबल है कि नहीं। ऐसा कुछ दिखा रहा था क्या? तो सर एक बार आप चेक कर लीजिए, हाँ मैं बिल्कुल, आप शेयर शेयर करिए कर दूं। स्क्रीन। हाँ बिल्कुल, मैं आपको हाँ प्रीव्यू सर, देता ओके। हूँ, आप हाँ स्क्रीन सर। को शेयर करिए। हाँ करिए। एक सेकेंड। हाँ ठीक है, ये आपने स्टार्ट किया, जैम्प है ये आपका। ये एग्जाम सर ये शो हो रहा है क्या?
हाँ हो रहा है, स्क्रीन शो हो रही है आपकी, आपका एग्जाम का कंट्रोल पैनल दिख रहा है मेरे को। इसको मिनिमाइज कर लीजिए आप। एक सेकंड सर। सर ये शो हो रहा है सर, ये WooCommerce। हाँ ये सेटअप हो तो गया है WooCommerce आपका? हाँ सर ये सेटअप हो गया, बट हाँ पर पेज में आपके प्रोडक्ट नहीं दिख रहे होंगे। हाँ 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 सर, प्रोडक्ट हाँ मतलब हाँ कोई हाँ भी हाँ डिटेल्स मैं नहीं बता दिख रहा रही हूँ। है। आप एक काम करिए, पेजेस मीनू पे जाइए सबसे पहले, नीचे आइए। मीनू पे। हाँ हाँ अपीयरेंस अपीयरेंस। में मीनू। देखिए क्या होता है जब आपने थीम जो इंस्टॉल की है, आपने WooCommerce की कोई थीम इंस्टॉल की है या फिर आपने एग्जिस्टिंग थीम को यूज किया है? अब देखिए यहाँ पे थोड़ा नीचे करिए, पेजेस दिख रहे होंगे, स्क्रॉल डाउन करिए, स्क्रॉल डाउन करिए। हाँ यहाँ पे देखिए ना, शॉप ऊपर ऊपर, शॉप के पेज को ऐड टू मीनू करिए आप। शॉप के पेज, ये पेजेस, हाँ ये पेज। हाँ हाँ नीचे आइए, नीचे आइए, कार्ट के नीचे और नीचे आइए, कॉन्टेक्ट अस, माय अकाउंट, चेकआउट, शॉप, शॉप शॉप, हाँ ऐड टू मीनू करिए। ठीक है, सेव कर दीजिए मीनू को, ये बाजू में राइट में टॉप, हाँ यहां से कर लीजिए। अब जो प्रोडक्ट आप डालेंगे वो शॉप पेज पे दिखेंगे। अब ओपन करके देखिए। सर ये मैंने डाला था ना, देखिए आप, ये शॉप नाउ, फिर ये मैंने ये प्रोडक्ट डाले। नहीं नहीं तो नहीं सर ये नहीं प्रोडक्ट तो शो हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आपने क्या किया, आपने शॉप, आपने ना पेज बना दिए, हाँ हाँ पेज फुटवेयर, बना है। लैपटॉप, ड्रेसेस, है ना, आपने इसके हाँ पेज बना दिए। हाँ ये तरीका भी ठीक है, पर ये शॉप का तरीका नहीं, एक्चुअली में आपने वर्डप्रेस के थ्रू उसको बना लिया। ठीक, हाँ सर। आप अच्छा एक बार लॉगिन करिए, यहाँ से लॉगिन नहीं, अपना ओपन करिए विंडो को, वेबसाइट को ओपन करिए। अच्छा वेबसाइट को। हाँ 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 बाजू में, हाँ WP करके जो, हाँ हाँ अब इसमें शॉप पेज दिखा कहीं पे? ये नो सर, शॉप पेज ऐड, आप रिफ्रेश करो इसको, रिफ्रेश करो इस पेज, इस साइट के पेज को रिफ्रेश करो। हाँ सर। ये भी एक तरीका है जिसमें आप वर्डप्रेस के पेज के थ्रू आप शॉप पे क्लिक करो, ये सेपरेट आपके शॉप के पेज से ही सारे प्रोडक्ट यहाँ दिख जाएंगे। पर वहां से आपको प्रोडक्ट की तरह ऐड करने पड़ेंगे उसको, है ना, अभी कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं। बट ये है ना कि प्राइस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं शो हो रहा है। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ ना, अब आप वापस जाइए अपने WP पैनल पे, एडमिन पैनल पे जाइए, जाइए। हाँ अब WooCommerce के नीचे, नहीं नहीं पेज, बस बस, हाँ, WooCommerce के नीचे आप देखिए प्रोडक्ट दिखेगा आपको। हाँ इसके नीचे प्रोडक्ट, आप करिए ऑल प्रोडक्ट्स। अभी यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट आपने बनाया है शूज करके, ठीक है। अब आप यहाँ से ऐड न्यू प्रोडक्ट करिए, ऊपर देखिए, या ऐड न्यू होगा बाजू में, ऐड न्यू प्रोडक्ट करिए, ऐड न्यू। हाँ सर यहीं से ये, हाँ 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 ऐड न्यू प्रोडक्ट, यहाँ से एक प्रोडक्ट ऐड करिए अब आप, ठीक है। अच्छा एक चीज और, उसके पहले जो कैटेगरीज आपने बनाई थी वो आपको यहाँ से बनानी है। न्यू प्रोडक्ट के नीचे देखिए कैटेगरीज दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, हाँ यहाँ से आप कैटेगरीज बनाएंगे और अब यहाँ से आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे सारे, ठीक है। और प्रोडक्ट कैटेगरी ये बिल्कुल वैसे ही जैसा आप पोस्ट बनाते हैं ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है। आप यहाँ से पोस्ट में डालेंगे, पोस्ट प्रोडक्ट की कैटेगरी डाल देंगे और प्रोडक्ट की कैटेगरी के नीचे आप उसका स्टॉक डाल देंगे, SKU ID। यहाँ से जब आप उसकी एंट्री करेंगे तो वहां पे पूरा प्राइस, कूपन, सब चीज दिखेंगी। अच्छा सर यहाँ से एंट्री करेंगे तब? यहाँ से पहले आप कैटेगरी बनाइए एक,
एक कैटेगरी, जैसे मान लीजिए एक कैटेगरी आप बना लीजिए, उसको एडिट मत करिए, आप यहां से न्यू कैटेगरी बनाइए। हाँ, न्यू कैटेगरी बना लीजिए। अरे उसको एडिट मत करो, देखो कभी डिफॉल्ट को मत ऐड करो, चेंज करो। अभी न्यू ऐड कर लो। हाँ, यहां से एक न्यू कैटेगरी ऐड करो आप, कोई भी एक कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड कर लो। ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे नीचे इसकी कोई पेरेंट कैटेगरी है नहीं, इसको सेव कर लो नीचे लाके, ऐड न्यू कैटेगरी। अब आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे एक कैटेगरी और बनाइए, टीवी। हाँ, एक और बनाइए टीवी। ठीक, हाँ। अब इसकी पेरेंट कैटेगरी को कर दो इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, और करो सेव। ठीक है, तो अब आप देखिए ऊपर जाइए, यहाँ पे आपकी कैटेगरीज, ऐसे करके आप मल्टीपल कैटेगरीज बनाओगे। ठीक है, अब जाइए प्रोडक्ट पे, ऐड न्यू प्रोडक्ट। बाजू में राइट लेफ्ट कॉर्नर पे ऐड न्यू। हाँ, यहां से एक प्रोडक्ट ऐड करिए, कोई भी नाम डाल दीजिए उस प्रोडक्ट का। यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम डालिए। लैपटॉप डाल देते हैं। अब ठीक है, लैपटॉप डाल दीजिए। यहाँ पे कुछ कंटेंट है, चाहे तो आप उसका कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर करिए, ऊपर करो और ऊपर करो, बस थोड़ा नीचे लाओ, नीचे लाओ, नीचे लाओ। यह तो पैरामीटर्स आपको सेट करने पड़ेंगे, जो भी कंटेंट आप लिखना चाह रहे हैं पैराग्राफ्स में, उसके जो भी फीचर्स हैं वो आप लिख देंगे। नीचे आइए, यहाँ प्रोडक्ट डेटा लिखा, सिंपल प्रोडक्ट। हाँ, इसका रेगुलर, इसका एक प्राइस डालिए, मान लेते हैं 25,000 डाल दीजिए इसका प्राइस। ठीक है, इसको सेल में देना है क्या? ठीक है, हाँ, तो इसमें 22,000 कर दीजिए। ठीक है, 22,000 कर दो। टैक्स बनाए आपने? हाँ सर, बनाए था टैक्स। ठीक है, ठीक है, तो टैक्सेबल है। ठीक है, अब जादी इन्वेंट्री पे क्लिक करो, जनरल्स के नीचे। हाँ हाँ, बाजू में, बाजू बाजू बाजू, वही लेफ्ट में देखिए, सेल प्राइस के बाजू में इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, हाँ, इन्वेंट्री। अभी इसका एक एसक्यू नंबर डालो, कोई भी एक नंबर डालो आप, LP101 कर दो, क्योंकि एसक्यू नंबर से ही आपका फाइंड होगा। इसका इनेबल करो स्टॉक, बाजू में, ऊपर 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 ऊपर, मैनेज स्टॉक, इसके नीचे लिखा ना इनेबल स्टॉक मैनेजमेंट एट प्रोडक्ट लेवल, और ऊपर और ऊपर। ये सर, कितने हैं आपके पास क्वांटिटी? 10 कर दो। 0 तो हटाओ सामने वाला। बस, ठीक है। शिपिंग पे आ जाओ, उसको रहने दो, उसको सब। हाँ, शिपिंग, उसके बाजू में देखो, लेफ्ट में स्टॉक क्वांटिटी के लेफ्ट में शिपिंग। ये पैरामीटर्स आपको सेट कर, अभी आप इसको, क्योंकि आपका प्रोडक्ट है, फिजिकल प्रोडक्ट है, तो उसका वेट डालो। मान लो 5, तो 5 तो ज्यादा, 2 किलो डाल दो, 2 kg। इसका डायमेंशन नहीं, केजी नहीं लिखना है, वो आपको न्यूमेरिक वैल्यू लिखना है बस, वो केजी में ही जाएगी। ठीक है, आप यहां से अपना डायमेंशन कर लीजिए सेट, कितने सेंटीमीटर की हाइट है, लेंथ है, विड्थ है, क्योंकि शिपिंग जो है कैलकुलेट होगी, इसी के हिसाब से कैलकुलेट होगी ना आपकी। हाँ सर, 100 100 100 कर दीजिए, नहीं इसको। हाँ, अपन टेस्ट कर रहे हैं, अपन थोड़ा प्रोडक्ट कर रहे हैं। शिपिंग रेट, शिपिंग क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं आप नीचे 4th नंबर पे, ये कोई लिंक एट्रीब्यूट। हाँ, एट्रीब्यूट्स और टैग्स जो कैटेगरीज जो होती हैं वो है। ठीक है, ऐड कर लीजिए एक एट्रीब्यूट, ऐड कस्टम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, ऐड। हाँ, एक एट्रीब्यूट, इसका नाम डाल दीजिए आप, ऐसा कर दीजिए, लैपटॉप मान लीजिए एक एट्रीब्यूट डाल दीजिए आप, लैपटॉप।
ठीक है। और एक मिनट, इसके बाजू में इसकी एक प्रॉपर्टी भी लिखनी पड़ेगी, तो वहां भी आप लिख दो 4th जनरेशन लैपटॉप या लैपटॉप ही लिख दो। अब यहाँ पे राइट कॉर्नर पे इसकी कैटेगरी सेट करो। इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा ना ऊपर, हाँ ऊपर, हाँ कैटेगरी सेट कर दो। टीवी नहीं है वो, इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा। ठीक है, नीचे लाओ, प्रोडक्ट इमेज डालो, सेट प्रोडक्ट इमेज, नीचे लाओ। अपलोड मीडिया या कहीं से भी आप प्रोडक्ट इमेज सेलेक्ट कर लो, यही कर लीजिए, कोई भी एक इमेज अपलोड, हाँ यही कर लीजिए। हाँ बहुत बड़ी इमेज है, ठीक है ठीक है, नीचे ले आइए और नीचे और सब सेट हो गया। ऊपर सेव कर दीजिए इसको। सर सेव एट्रीब्यूट, हाँ सेव एट्रीब्यूट करिए ना, और प्रोडक्ट सेव कर दीजिए। अब आप पब्लिश पब्लिश पब्लिश, नीचे नीचे, हाँ ये है ना, हाँ कैटेगरी के ऊपर पब्लिश कर दीजिए उसको। हाँ सर ये तो कर दिया। हाँ अब देखिए शॉप पेज पे जाके वापस प्रोडक्ट पब्लिश्ड हो गया। प्रोडक्ट पे जाइए, शॉप पेज पे, हाँ शॉप पे एंड करिए। अब देखिए नीचे आ गया प्रोडक्ट आपका। हाँ सर आ गया। ठीक है, ऐड टू कार्ट करिए। अब यहाँ पे आपने जो प्रोसेस लिखी होगी, कूपन वूपन बनाने पड़ेंगे, व्यू कार्ट करिए। तो ऐसे करके आप मल्टीपल खूब सारे प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। सर जैसे कि इसमें माय अकाउंट है, तो जैसे अपन को कस्टमर से उनका अकाउंट क्रिएट करवाना है, तो ये माय अकाउंट इसलिए तो बनाया आपने, है ना माय सर। अकाउंट। हाँ सर, जैसे अपन को कस्टमर का मतलब कस्टमर ही तो अकाउंट क्रिएट बनाएगा, करना, कस्टमर ही तो क्रिएट करेगा ना अकाउंट माय सर अकाउंट। बट उसपे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा ना, जैसे कि इसको क्लिक करेंगे तो क्रिएट अकाउंट का। क्या आ रहा है दिखाओ। सर ये वो आप तो लॉग इन हो ना, डिफॉल्ट आप, अरे आप लॉग इन हो, आप एडमिन से लॉग इन हो, दिखा तो रहा है हेलो मानसी। अच्छा, तो सर अगर लॉग आउट करके फिर उसको लॉग आउट करेंगे। करो, जरा से लॉग आउट करो, देखें क्या आ रहा है। यहाँ से लॉग आउट कर दो, एडमिन से भी लॉग आउट होना पड़ेगा आपको। यहीं से लॉग आउट कर दो ना, फ्रंट पैनल से लॉग आउट करो। हाँ अब खोलो WP, वो हटा दो, WP लॉगिन हटा दो, सिर्फ WP तक ओपन करो साइट को। माय अकाउंट पे क्लिक करो। ये आ तो रहा है, पर ये अजीबोगरीब दिख रहा है कुछ। हाँ वो डिजाइन आपने कुछ वो कर दिया है, ये थीम का इशू है यार। ठीक है, तो उसको देख लेना आप, इस तरीके से वो बन जाएगा पूरा। ओके सर। आप शेयर ऑफ कर दीजिएगा मानसी। हाँ सर, हाँ सर कर दूँ। वैभव एक क्वेश्चन पूछा, इज इट पॉसिबल टू डेवलप अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर वर्डप्रेस। देखो मोबाइल एप्लीकेशन अगर आप डिप्लॉय बनाना चाह रहे हैं वर्डप्रेस साइट का, विशाखा आपकी वॉइस क्लियर नहीं समझ में आ रही है। विशाखा आपके यहाँ कनेक्टिविटी इशू है? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है।
वैभव नहीं, विशाखा ने सवाल किया था। हाँ सॉरी। तो विशाखा, हम मोबाइल एप्लीकेशन भी इसका बना सकते सर हैं। वैभव ने सर अभी सर आई एम ऑडिबल? हाँ 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 विशाखा बताए। यस सर। सर इट इज पॉसिबल टू डेवलप द मोबाइल एप्लीकेशन फॉर और वर्डप्रेस साइट ना, और यस वर्डप्रेस साइट ना, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्डप्रेस साइट, मतलब आप वर्डप्रेस साइट के लिए मोबाइल ऐप बनाना चाहते हैं ना? इट इज पॉसिबल, हो सकता है सर क्या ये? बिल्कुल 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 हो सकता है। आप पूरे वर्डप्रेस की साइट का मोबाइल ऐप बना सकते हैं। आइकॉनिक फ्रेमवर्क होता है जो आपके लिए वेब टू मोबाइल ऐप बनाने के लिए काम करता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि दो तरीकों से मोबाइल ऐप आप डिजाइन करते हैं। ठीक है, एक तो हो गया आपका नेटिव ऐप, जैसे आपने एंड्रॉइड या Xamarin या किसी भी फ्रेमवर्क के ऊपर आपने काम किया, iOS के लिए काम किया और आपने उसके लिए डिजाइन कर दिया एक ऐप। ठीक है, अभी एक दूसरी हाइब्रिड ब्रीड भी आती है मोबाइल ऐप डिजाइन करने का, जैसे क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप जब बनते हैं तो वहां पे आप वर्डप्रेस किसी भी वेब एप्लीकेशन का मोबाइल ऐप डिजाइन कर सकते हैं, सेम उसी कंपाइलेशन पे। तो आपका जो जैसा जैसा वर्डप्रेस का साइट चलेगा उसी टाइप का एक मोबाइल ऐप भी बन जाएगा, है ना। क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप होते हैं ऐसे कई बहुत सारे फ्रेमवर्क इजीली अवेलेबल हैं, जैसे Xamarin है। ठीक है, Xamarin जो है वो अपना .NET का एक फ्रेमवर्क है जो मोबाइल के .NET के ऐप को एंड्रॉइड के लिए और iOS के लिए भी कंपाइल कर देता है। ठीक है, तो वैसे ही कई क्रॉस प्लेटफॉर्म स्क्रिप्टिंग है, जैसे आइकॉनिक एक फ्रेमवर्क है, इसकी हेल्प से आप कोई भी वेब एप्लीकेशन का एंड्रॉइड ऐप बना सकते हैं, और एट द एंड वर्डप्रेस भी एक वेब एप्लीकेशन है, तो आप बना सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है काम उसमें। ओके सर। और कोई डाउट किसी को? क्या कुछ अपन कुछ ऐसा जो छूट गया हो, क्योंकि लास्ट सेशन है तो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। सर हाँ जैसे मानसी कि पूछे। अपन को ये शेयर करना है सर, जैसे अपन HTML फाइल को अपन शेयर करते हैं तो इसको कैसे शेयर करेंगे? HTML फाइल को कैसे शेयर करते हैं मानसी, बताना, समझा नहीं। सर जैसे कि उसको मतलब जिप करके अपन पूरा फोल्डर शेयर कर देते हैं। नहीं, शेयर तो मतलब आपको पेज शेयर करना है कि सोर्स कोड शेयर करना है? नहीं सर, पेज शेयर करना है, जैसे तो अगर जिप किसी को कहाँ दिखा। करते हैं अपन? आप सीधा URL भेजो। हाँ सर वो मतलब जैसे पूरा कोड पूरा प्रोजेक्ट शेयर करते हैं ना, वैसा सर। पूरा कोड किसी को देना है हाँ तो सर। जिप बना के मेल कर दो, पर मेल नहीं कर पाओगे ना, गूगल मेल कहाँ कर हाँ हाँ, गूगल मेल तो नहीं वो कर कहीं आप सकते सर। ड्राइव पे अपलोड करके शेयर कर लो। सर इसको कैसे शेयर करेंगे वर्डप्रेस को? अरे आपने htdocs के अंदर फोल्डर बनाया है, हाँ। htdocs से उसी फोल्डर को जिप करो और सेंड कर दो। अच्छा। लेकिन वो ओके वहां सर। चलेगा नहीं, जिसको भी दोगे ना वो रन नहीं होगा उधर। क्यों सर? उसको रन करने के लिए इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी चेंज हो जाएगी ना आपकी, तो आपको हाँ सर। डेटाबेस में चेंज करने पड़ेंगे। हाँ सर, जैसे सर ये लोकल होस्ट है तो इसकी मतलब लिंक तो शेयर नहीं होगी, अकेला पेज शेयर करना हो तो? देखो ये लोकल होस्ट है, ये कहीं नहीं दिखने वाला, ये ऐसे ही दिखेगा जैसे आप स्क्रीन शेयर करके दिखा रहे हैं। इसको हाँ। लाइव करना पड़ेगा आपको, बेटा यही अच्छा। टास्क को आपको एक वेब सर्वर लेके डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो वहां से ये सब पब्लिकली ओपन हो जाएगा। प्रोसेस यही रहेगी पूरी की पूरी। अच्छा सर, मतलब ये किसी और सिस्टम पे अपन शो नहीं कर सकते या देख नहीं, नहीं क्यों नहीं सकते? कर सकते? अगर मान लीजिए आपका ये सिस्टम लैन पे कनेक्टेड है ना, तो आप इसको लैन पे देखिए, ये तो अगर लैन पे है तो वो आपके मशीन पे वेब सर्वर डला हुआ है, और लैन पे कनेक्टेड है तो आप उसको चला सकते हैं। हाँ, अब आपने मशीन पे इंस्टॉल कर लिया है, अपनी मशीन पे रखे हुए हो, अब आप चाह रहे हैं कि वो URL से ओपन हो, तो वो नहीं होगा। उसके लिए आपको उसको पब्लिक सिस्टम मतलब कहना चाहिए, जो डोमेन होते हैं, वेब सर्वर होते हैं, जो GoDaddy या इस टाइप के जो होस्टिंग प्रोवाइडर है, जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं, वहां पे उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा, तब वो पब्लिक के लिए ओपन होगा। सर ओके जैसे सर। आपने बोला सर जिप फाइल अपन सेंड करते हैं कर सकते हैं, तो सर जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करके htdocs में
पेस्ट कर दे तो और फिर वो वाला यूआरएल ओपन करे देन? देखिए क्या होता है, जब आप इसको इंस्टॉल करते हो ना, ये CMS होता है बेटा, ये अपने डेटाबेस है, इसके अंदर डेटाबेस में भी उसकी एंट्री रखता है, ठीक है। तो आपको डेटाबेस में जाके वो चेंज करना पड़ेगा पाथ। अब बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज कहीं रखोगे तो वो ठीक है, लेकिन मान लीजिए फोल्डर चेंज करना है, फाइल जैसे होता है, जैसे मान लेते हैं अभी 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 आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि आप अपने htdocs के फोल्डर का नाम रीनेम कर दीजिए, आपकी साइट नेविगेट नहीं होगी, भले उसके अंदर कोड हो। उसका कारण है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूं, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं उसके लिए। देखिए क्या होता है, ये स्क्रीन आपको सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा ना? यस सर। देखते हैं, ये मेरा टेक्यूब नाम का एक डेटाबेस मैंने बनाया था, ये टेक्यूब वेबसाइट, ठीक है। अभी देखो इसमें यूजर्स, एक मिनट, यही डेटाबेस चल रहा है, कौन सा चल रहा है? TechCube_DB, ये नहीं चल रहा, ये चल रहा। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, ये देख रहे हैं WP ऑप्शन नाम का एक टेबल आपको दिख रहा है, साइट URL। यस सर, दिख रहा है। यहाँ पे जब तक आप चेंज नहीं करोगे, ये आपका एक्चुअल क्या होता है, जो भी आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं ना, उसकी एक एक कॉपी डेटाबेस में। मैं क्यों बोल रहा था कि WP आपको जो सिक्योर करना जरूरी क्यों पड़ता है, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं वो डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, यहाँ तक कि आपकी साइट का URL भी डेटाबेस में स्टोर है। तो आप अगर फोल्डर बदल भी दोगे और उसमें URL में अगर नहीं लिखा है तो वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको साइट URL और होम पेज यहीं से उठाएगा वो। तो यहाँ पे हमें चेंजेस करने जरूरी है ना। अब आप एज इट इज कर रहे हैं तो वो आप करके देखिएगा कि चलता है कि नहीं। लेकिन अगर मान लेते कई बार जब सर्वर को हम लोग माइग्रेट करते हैं कि एक कोड को हटा के दूसरे सर्वर पर डिप्लॉय करना है, तो सिर्फ फोल्डर बदल देने से कोड नहीं चलता, तो यहां से चेंज करने से कोड चलेगा, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? सर अपन वूकॉमर्स में ट्रैक कर सकते हैं शिपिंग कहाँ तक, लोकेशन अपनी कहाँ तक पहुंचा है अपना प्रोडक्ट? उसमें देखना पड़ेगा, वूकॉमर्स में कोई ऐसा शिपिंग का ट्रैकिंग तो नहीं है शायद। कोई प्लगइन उसका अवेलेबल होगा तो इंस्टॉल करके देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कभी ट्रैक किया नहीं है इस पे, शिपिंग पे। हम लोग जो थर्ड पार्टी पे ही लेते हैं ना ट्रैक, जो है। नहीं, नॉर्मली क्या होता है, बनाते हैं ना, तो नहीं, जैसे ब्लू होस्ट, जैसे ब्लू डार्ट का या DHL का आप यूज कर रहे हैं, तो उनका इंटरफेस अलग रहता है भाई। आप किसी को ट्रैक कर रहे हैं अगर, तो वो उसने आपको API देनी चाहिए ना, तब तो आप ट्रैक करोगे। अभी मान लीजिए
ब्लू जो आपका कोरियर कंपनी है उसने अगर आपको एपीआई नहीं दी तो उसको आप अपनी साइट पे कैसे जोड़ोगे? मतलब हम अपने yes, sir. साइट से इंटीग्रेट करने के लिए हमें एपीआई चाहिए ना सामने वाली कंपनी का, तब तो इंटीग्रेट चेक होगा। आप बैक पैनल पे, फ्रंट पैनल पे यूजर को दे सकते हो कि यूजर के लिए आपने एक बना दिया कि आप यहाँ पे सर्च कर लो, पर अपने लिए अपन को कुरियर सर्विस पर, सर्वर जो कुरियर सर्विस है उस पर डिपेंड होना पड़ेगा। वो जब आपको एपीआई देंगे तो कर सकते हैं। अभी तो नॉर्मली उनके खुद के इंटर पैनल, उनके पैनल्स रहते हैं, उनका खुद का एक सॉफ्टवेयर रहता है। जब आप कोई लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं तो वो आपको अपना पूरा सिस्टम दे के जाते हैं, उनकी खुद की पूरा सिस्टम रहता है, उस सिस्टम से आप स्कैन करके यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। पर ऐसा कोई मुझे अभी ऐसा कोई प्लगइन ऑटोमेट वाला नहीं मिला है जिसमें हम किसी ब्लू डार्ट या DHL या इन सब से वो करके ले उनकी डिटेल ले पाए। मेरे नॉलेज में भी ऐसा कोई आया नहीं है। और कोई क्वेश्चन? सर वो ये कांटेक्ट फॉर्म भी मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया था, ये भी शो नहीं हो रहा साइट पे। वो शो होने के लिए आपको देखिए कॉन्टेक्ट फॉर्म पे जाएंगे तो आपको वहां पे एक शॉर्ट कोड मिलेगा। देखिए जो प्लगइन्स होते हैं उनको यूज करने के लिए शॉर्ट कोड्स भी होते हैं। तो आप देखिए जिस नाम का आपने फॉर्म बनाया होगा, जो कॉन्टेक्ट फॉर्म है, आप वहां पे जाके देखिए, आपको वहां पे एक शॉर्ट कोड मिलेगा। उस शॉर्ट कोड को कॉपी करके आप पेजेस में डाल देंगे, जिस पेज में भी आप डालेंगे उस पेज में जाके आपका जो कोड है वो डिस्प्ले हो जाएगा। सर सेटिंग में जाके करना पड़ेगा क्या? नहीं, कॉन्टेक्ट फॉर्म जो है, हाँ कॉन्टेक्ट फॉर्म में आप देखिए, कॉन्टेक्ट फॉर्म खोलिए। हाँ खोला। कॉन्टेक्ट फॉर्म ओपन करिए, एडिट करिए, उसके ऊपर ही आपको एक सेटिंग, एक शॉर्ट कोड दिखेगा। उसमें लिखा होगा कॉपी दिस शॉर्ट कोड एंड पेस्ट इट इनटू योर पोस्ट पेज और एनी टेक्स्ट विजेट्स। दिखा आपको? सर जैसे कि ये प्लगइन इंस्टॉल किया, फिर वो प्लगइन में शो होने लगता है, फिर उसके बाद उसको सिलेक्ट करके अप्लाई करते हैं, ठीक है ना? फिर उसके बाद क्या करना है सर? अब आप देखिए जो प्लगइन आपने इंस्टॉल किया है, हाँ सर, कॉन्टेक्ट यहाँ वाला, पे सेटिंग, डीएक्टिवेट, ये सब ऑप्शन आ रहा हाँ, है। उससे बाहर आइए ना, उससे बाहर आइए, बाजू में देखिए कॉन्टेक्ट दिख रहा है आपको, साइड में ब्लैक कलर का जो साइड बार है लेफ्ट हैंड में, कॉन्टेक्ट करके दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है, कॉन्टेक्ट फॉर्म एंड उसको खोलिए, कॉन्टेक्ट फॉर्म पे क्लिक करके खोलिए, आपको सैंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म दिखेंगे। हाँ सर दिख रहा है, शॉर्ट कोड भी दिख रहा है। तो ये शॉर्ट कोड है ना, इसको कॉपी करोगे आप, हाँ। ठीक है? आप यहाँ से जितने भी कॉन्टेक्ट फॉर्म में आप उसको बना सकते हैं, इस शॉर्ट कोड को आप कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आप इसको जिस भी पोस्ट या पेज में पेस्ट कर देंगे और सेव करेंगे, उस जगह पे ये कोड, उस जगह पे आपका ये फॉर्म दिखने लगेगा। पेज में, पेज या पोस्ट जहां भी आप इसको पेस्ट करके सेव कर देंगे, उधर पे जाके वो फॉर्म दिखने लगेगा। ओके सर। सर जैसे कि मैंने ये कॉन्टेक्ट अस करके एक पेज है, तो सर उसमें उसके पेज में जाके, उसके पेज पे गए तो वहाँ पे सर कहाँ पे पेस्ट करेंगे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, आप स्क्रीन शेयर करेंगे एक बार? हाँ सर कर सकते हैं। मैं आपको को होस्ट का प्रिविलेज देता हूँ। हाँ सर। स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हाँ सर, ये इस फोल्डर में वो फॉर्म चाहिए हमको। यहाँ देखिए स्टार्ट राइटिंग है और टाइप करके लिखा है। हाँ सर, ये यहाँ पे ब्लॉक एडिटर है ना, आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, आप सिंपल पेस्ट करो।
पब्लिक अपडेट कर दो। सर अब आ जाएगा क्या, चेक करें? हाँ करिए ना, करिए, अपडेट कर लीजिए, अपडेट करिए। अपडेट हो गया ना वो? हाँ हाँ, अब कांटेक्ट पे क्लिक ऐड करिए। सर अगर यहाँ पे लाना है तो विजिट लगाना पड़ेगा आपको फुटर पे जाके, कॉन्टेक्ट अस, नीचे लाइए, ये आ गया फॉर्म आपका। ठीक है, अब जो नीचे आप बोल रहे हैं कि नीचे चाहिए, हाँ यहाँ, हाँ फुटर पे आप देखिएगा, अपीयरेंस में आप जाके देखेंगे, एक उसमें कंट्रोल पैनल पे अपीयरेंस, इसमें देखिए विजिट्स लिखा है। हाँ हाँ हाँ, विजिट्स ये मीनू के ऊपर। हाँ हाँ, इसको ओपन करिए। सर हो गया ओपन। ये है फुटर एरिया। ये फुटर में देखिए कितने एरिया हैं। सर अभी तो कुछ नहीं दिखा हाँ ठीक है रहा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कस्टम HTML लिखा है कहीं, ये हाँ ये कस्टम है, इसको ड्रैग करिए और ले जाइए फुटर एरिया पे, पेस्ट उठा के ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए। हाँ ठीक है, यहाँ पे ये कंटेंट पे अपने उसको पेस्ट कर दीजिए, फॉर्म के कंटेंट सेव कर दीजिए। डन। नीचे देखिए सेव की बटन है क्या इसमें? ना नहीं है, हो गया होगा। अब जाइए साइट पे नेविगेट करके चेक कर लीजिए। यहाँ पे एक एरर आ रही है आपके में, परमिशन डिनाइड। नहीं आया? नहीं आ रहा सर। नहीं वो एरर काय की आ रही है आपके में? ऊपर करिए। हाँ सर, ये एरर ऑन डिलीट ऑफ परमिशन डिनाइड। ये थीम का है कुछ भैया इशू आपका? ये थीम का कोई इशू है, वो उसको वो नहीं करने दे रहा। इसी तरीके जो कस्टम लिखा है ना, कस्टम HTML, इसी तरीके से ये जो है आपका कोड एडिट हो जाता है फुटर पे। कहीं पे भी जाके आप कस्टम HTML पे लिखेंगे तो वो चल जाएगा। ओके सर। सर, हाँ हाँ पूछिए मनदीप। can you please show how to change a default prefix of WordPress? DB prefix। DB prefix, yes sir। तो वो मतलब आप जैसे बोल रहे हो कि वो WP अंडरस्कोर होता है तो अपन चेंज कर सकते हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ। कॉन्फिग फाइल पे जाएंगे आप, कॉन्फिग फाइल, यस सर, WP कॉन्फिग फाइल, कॉन्फिग, यस सर। WP कॉन्फिग फाइल के अंदर आप देखिए लाइन नंबर मोस्ट प्रोबेबली 62, 67 या 68 के बीच में देखिए, आपको टेबल प्रीफिक्स मिलेगा। ओके ओके, टेबल प्रीफिक्स। ठीक है, अभी चेंज करोगे तो नहीं चलेगा। ये इंस्टॉलेशन के समय ही चेंज होगा, क्योंकि ये उठ के वो हो जाता है ना। जब अपन अपडेट करें जब अभी हाँ ये कर सकते हो कि तुम यहाँ पे चेंज करो, फिर सब टेबल को रीनेम भी कर दो। अच्छा, जो डेटाबेस बनाया था हाँ उसको रीनेम कर दो, फिर तो फिर वो बदल जाएगा। WP कॉन्फिग में जाके भी डेटाबेस रीनेम करना? नहीं, डेटाबेस रीनेम नहीं, ये अच्छा, प्रीफिक्स डेटाबेस का आप नेम रीनेम करना पड़ेगा ना? नहीं जैसे सर डेटाबेस का
नेम रीनेम नहीं करेंगे नहीं तो नहीं, फिर आप अपना मेरी जो बात नहीं समझे। टेबल अलग होते हैं, डेटाबेस तो अलग है। यहाँ से आप टेबल के प्रीफिक्स आप यहाँ से बदल देंगे ना, तो जो डेटाबेस में आपके टेबल बन, देखिए क्या ये प्रोसेस इंस्टॉलेशन की है ना, टेबल तो आप इंस्टॉलेशन के समय बनाओगे, है ना। हाँ यस सर, जब आप इंस्टॉल करते हो जब टेबल बनते हैं, तो यस सर। ये फर्स्ट स्टेप का प्रोसेस है। आप ओके यहाँ से जी, चेंज कर दोगे, जो आप यहाँ लिख दोगे वैसे ही प्रीफिक्स का टेबल बन जाएगा उधर पे। हाँ, अब कभी जरूरत पड़ गई कि नहीं यार हमको बाद में चेंज करना है, तो उसका भी तरीका है। आप यहाँ पे चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये टेबल प्रीफिक्स हर बार क्वेरी में ऐड होके जाता है, ठीक है। तो ये टेबल प्रीफिक्स आप यहाँ से चेंज कर दीजिए, और जो भी आपके डेटाबेस बने फिर आप उसको मैन्युअली सब में रीनेम कर दीजिए। एक रीनेम कमांड चलाएंगे आप, है ना। तो उस रीनेम कमांड से आप टेबल के नेम को रीनेम कर दीजिएगा, तो फिर वो सिंक हो जाएगा। ये होता है। तो आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं और पहले भी चेंज कर सकते हैं। बेस्ट है कि आप पहले ही चेंज कर दीजिए, क्योंकि उसमें आपको बार बार डेटाबेस की क्वेरी रन नहीं करनी पड़ेगी। ये और कोई डाउट है किसी को? सर वो सर आपने एक क्लास में बताया था ना, वो ऑथर और ऐसा कुछ आप बनाते हैं सर, उसको वो ये प्रोवाइड हो जाता है, क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं वो सर एक बार बता सकते हैं? आप उसके लिए यूजर्स पे जाइए। यूजर्स पे सर? यूजर देखिए, प्लगइन्स के नीचे यूजर्स करके आपको एक बटन हाँ, मिलेगा। यूजर्स पे है। ऐड न्यू यूजर करिए, ऐड न्यू यूजर। यूजर्स। अब आप यहां से मल्टीपल यूजर्स बना सकते हैं। दिखा, आपको एक फॉर्म दिखा होगा, उसमें पूछ हाँ रहे सर। नेम, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वेबसाइट, पासवर्ड, है ना। हाँ सर, ये सब रोल देखा। पूछ रहा होगा, है ना। तो देखिए, ऑथर, एडिटर और कंट्रीब्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। मतलब ऑथर, एडिटर और एडमिनिस्ट्रेटर, ये जो है ये जो यूजर्स है ना, ये आपके वो उसके बैक एंड पे काम करते हैं, ठीक है। एडमिन, हाँ सर। ऑथर, कंट्रीब्यूटर और एडिटर, ठीक है। और एक जो सब्सक्राइबर यूजर होता है, सब्सक्राइबर यूजर जो होता है वो फ्रंट पैनल पे उसका एक्सेस रहता है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि आप एडमिन जो है, अभी अभी आप देखेंगे ऑल यूजर में आपको एक एंट्री दिख रही होगी, हाँ सर, दिख रही है। उसका जो रोल होगा उसमें एडमिनिस्ट्रेटर लिखा होगा। हाँ सर, सर वो नाम दिख रहा है, वो चेंज कर दिया था शायद मैंने। हाँ हाँ, आपका नाम दिख रहा होगा, नहीं रोल, हाँ। रोल रोल। रोल? हाँ, ईमेल आईडी होगी, उसके बाजू में रोल दिख रहा होगा। हाँ हाँ सर, रोल है। हाँ हाँ, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर दिख रहा होगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे करके मल्टीपल एडमिन बना सकते हैं, मल्टीपल एडिटर बना सकते हैं, मल्टीपल कंट्रीब्यूटर बना सकते हैं, मल्टीपल ऑथर बना सकते हैं। इसमें जो सबसे हाई प्रिविलेज में यूजर होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर के पास सारे एक्सेस होते हैं, वो नए यूजर क्रिएट कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर नई प्लगइन इंस्टॉल कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर नए थीम्स इंस्टॉल कर सकता है, ठीक है। पोस्ट, पेज, सब कुछ इंस्टॉल कर सकता है। इंस्टॉलेशन के ऊपर उसका ज्यादा वो रहता है, ठीक है, क्रिएट करना, इंस्टॉल करना। सेकंड नंबर का जो प्रिविलेज होता है वो होता है एडिटर का। तो एडिटर यूजर क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी अब यूजर क्रिएट नहीं कर सकता, वो प्लगइन इंस्टॉल नहीं कर सकता, थीम इंस्टॉल नहीं कर सकता, ठीक। लेकिन वो पोस्ट देख सकता है, अपने पोस्ट क्रिएट कर सकता है। थर्ड नंबर पे ऑथर आता है, ठीक। सर ये जैसे कि अपन ने यूजर्स बनाए, तो सर उनके पास जैसे उनकी ईमेल आईडी डालेंगे तो उनके पास मेल चला जाएगा ये इस लिंक का? देखिए, उसमें मैंने आपको बताया था, जब आप सेटिंग पेज ओपन करेंगे तो वहां पे होगा कि न्यू यूजर क्रिएशन में आपको मेल भेजना है क्या। अगर आप उस पर टिक कर देंगे तो हर बार मेल चला जाएगा, और अगर आप उसको अनचेक करके रखेंगे तो मेल नहीं जाएगा, यहीं से क्रिएट हो जाएगा। अभी तो आप लोकल सर्वर पे चला रहे हैं, मेल वैसे ही कहीं नहीं जाएगा, है ना। हाँ सर, हाँ। मेल आपका कहीं मेल नहीं जाएगा, तो लोकल सिस्टम है, पूरा लोकल सर्वर पे काम हो रहा है, ठीक है।
तो ऑथर है, और ऑथर के बाद फिर आता है कंट्रीब्यूटर। तो कंट्रीब्यूटर में क्या होता है, पोस्ट आप क्रिएट कर सकते। अच्छा, ऑथर के पास पेजेस के प्रिविलेजेस नहीं रहते है ना, ऑथर नए पेज नहीं बना सकता, ठीक है। लेकिन कंट्रीब्यूटर तो सिर्फ नए मतलब अपनी पोस्ट बनाता है, लेकिन उसकी पोस्ट जो है वो भी पब्लिश नहीं होती डायरेक्ट। उसकी पोस्ट को डायरेक्ट पब्लिश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिटर को उसको अलाउ करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपके जो प्रिविलेजेस होते हैं वो रन होते हैं। सर इसमें ये जेट पैक करके है, इसका क्या वर्क होता है डेस्कटॉप के नीचे? हेलो हेलो, हाँ Yes, sir, you are audible. सो एक्चुअली मैंने फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं की थी, तो मुझे ये जेट पैक का मतलब भी नहीं पता क्या होता है। जेट पैक मैंने बताया भी नहीं है बेसिकली अभी किसी को। ये सारी चीजें जो हैं, जो वो होता है जेट पैक है, या कहना चाहिए जो सिक्योरिटी कंसर्न के ऊपर भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये ब्रूट फोर्स अटैक और अनऑथराइज जो मतलब जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो जेट पैक हैंडल करता है आपका, ठीक है। और ये वर्डप्रेस का प्लगइन है, ठीक है। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इजीली ऑटोमेटिक कंपनी ने इसको डिजाइन किया है पूरा का पूरा, ठीक है। साइट सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। ओके सर। जी, स्पैम फिल्टरिंग, ठीक है, डाउन टाइम मॉनिटरिंग, ब्रूट फोर्स अटैक प्रोटेक्शन, ठीक है, बैकअप्स लेने के लिए। तो ये पूरा का पूरा आपको एक कहना चाहिए एक पूरा का पूरा वो पैक मिल जाएगा, ठीक है। उसमें ये सारी चीजें मैलवेयर स्कैनिंग, कोड स्कैनिंग, लॉग इन, टू फैक्टर ऑथेंटिक, सारे सारे आपको वहां से ऑप्शंस मिलने लगेंगे। तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। ओके सर। जी जी। और इसकी कुछ फ्री सर्विसेज भी हैं, कुछ पेड सर्विसेज भी हैं। और कोई डाउट किसी को, या कुछ अपन कुछ ऐसा जो पूछना चाह रहे हो जो नहीं बन रहा हो, या किसी को इंस्टॉलेशन में कोई एरर आ रही हो, तो अपन डिस्कस कर सकते हैं। सर जैसे कि अपनी ये साइट होती है, तो सर इस पे अपन देखते हैं ना कि कोई एड भी शो होती हैं। हाँ हाँ, एडसेंस होते हैं, हाँ। हाँ सर, तो वो अपन कैसे करवाते हैं? देखिए, एडसेंस ऐड करने के लिए आप गूगल एडसेंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। गूगल में आप जाके सर अपना यहाँ पे जैसे अगर अपन डैशबोर्ड खोलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आते हैं ना, गूगल एड्स एंड फेसबुक फ्रॉम वो ई कॉमर्स, ये ऑप्शंस आते हैं ना ऊपर। कहाँ तो पे आते हैं? सर मेरे डैशबोर्ड पे आ रहे हैं। आप कोई सा आपने प्लगइन इंस्टॉल किया है क्या, उसके थ्रू आ रहे होंगे? नो सर, वो स्टार्टिंग से ही आ रहे थे। वू कॉमर्स जब आपने इंस्टॉल किया होगा तो उसमें आपको उसने बोला होगा वू कॉमर्स हाँ इंस्टॉल सर, करते समय। फेसबुक फॉर हाँ, मैं वूकॉमर्स। वही बोला था, कोई प्लगइन से आप आया होगा। हाँ तो सर। वो प्लगइन्स के थ्रू आप एड को, देखिए क्या होता है, आपको एड लेने पड़ेंगे गूगल एडसेंस या एडवर्ड वो करके आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे गूगल पे, तो वहां से आपको एड आ जाएंगे। और एड फिर वो एड का ब्लॉक रहेगा, आपको अपनी साइट पे ब्लॉक बताना पड़ेगा, और उसके हिसाब से फिर एड वहां पे डिस्प्ले होने लगेंगे। उसमें आपको जो जी टैग आईडीज होती हैं, कुछ ऐसी आईडीज होती हैं जो आपके साइट पे होनी चाहिए, तो वो उस ब्लॉक एरिया पे अपने आप ऐड जो है वो आ जाएंगे गूगल के, आप उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। गूगल एडसेंस आप अपने साइट पे वो लगा सकते हैं, और उससे उसमें कुछ कॉस्ट के हिसाब से आपका पेमेंट बनता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। जितने लोग आपकी साइट को विजिट करेंगे उसमें बहुत सारे उनके पैरामीटर्स हैं, और उन पैरामीटर्स के हिसाब से कि साइट का उसके पैरामीटर्स में क्या क्या है, पैरामीटर में यह है कि कोई यूजर कितनी देर तक साइट को विजिट कर रहा है, कितनी देर तक किसी पेज में कितना इंप्रेशन है उस एक पर्टिकुलर पेज का,
ये सारी चीजें वो उनको पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हैं और उस हिसाब से फिर वो पेमेंट का कुछ, उनका मोनेटाइजेशन का कुछ उनके रूल्स फ्रेमवर्क होते हैं, उसके थ्रू वो आपका पे कर देते हैं। तो आप अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग्स में नॉर्मली जो लोग ब्लॉग्स बनाते हैं और जो इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बनाते हैं, उनका बेसिक पर्पस ये भी रहता है कि वो गूगल एडसेंस या एडवर्ड का यूज करके, मोनेटाइजेशन का यूज करके वो थोड़ा अपना पेमेंट जो भी है पैसे उससे कमाए जा सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन होता है जिसमें आप अपने आर्टिकल्स के थ्रू पेमेंट को गूगल से या जो भी सर्विस यूज कर रहे हैं पेमेंट एडवर्ड वाले, उससे आप पेमेंट ले सकते हैं। आप टाइप कर सकते हैं आफरीन, अगर कोई आपको इशू है तो अपन डिस्कस कर लेंगे। आप टाइप कर सकते हैं। आप अपना प्रॉब्लम इसको टाइप कर सकते हैं। और कोई डाउट किसी को? कोई डाउट अगर नहीं हो तो फिर अपन सेशन एंड कर सकते हैं क्या? नवदीप मैम। हेलो सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ अमित जी पूछे। सर एक बार ये बता देंगे सर, थोड़ा सा स्टार्टिंग से ये जो टेक्यो पाइप की नाम दिया था लोकल होस्ट के बाद स्लैश लगा के, सर जो सर वो कैसे देते हैं सर? एक बार थोड़ा सा स्टार्टिंग कैसा कैसा कहाँ पे सर? मैं एक बार फिर से बताइए सर। लोकल होस्ट के बाद स्लैश आई पे टेक्यो पाइप ही देते ना सर, जब वो वेबसाइट ओपन होता है, वेबसाइट का नेम, जो वेबसाइट का नेम होता है। हाँ 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 सर वो एक बार बता देंगे कैसे देते हैं? कहाँ पे? तो मतलब यूआरएल पे? यूआरएल पे सर। हाँ सर आप लिखिए लोकल होस्ट लिखिए। सर लोकल होस्ट तो लिख लिया सर। हाँ हाँ सर टेक्यो पाइपी टेक मैं आपको जो नाम दिया था, मैं आपको प्रिविलेज देता हूँ, आप मेरे को दिखाएंगे स्क्रीन पे? यस सर। मैं ध्रुवी को लॉग, यस सर यस सर यस सर यस सर। ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ को होस्ट के प्रिविलेज, दिखा दीजिए। हाँ मनदीप, एक्चुअली में वर्डप्रेस जो है वो सर्वर पे इंस्टॉलेशन, सर्वर का एप्लीकेशन है। तो सर्वर आप चाहे विंडोज मशीन पे इंस्टॉल करें चाहे लिनक्स मशीन पे इंस्टॉल करें, जहां भी आप इंस्टॉल करेंगे उसको, क्योंकि हमको तो अपाचे सर्वर चाहिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई एप्लीकेशन से वो नहीं है इतना कनेक्शन। उसका वेब एप्लीकेशन का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो वेब सर्वर से। तो वेब सर्वर आप जहां भी इंस्टॉल करेंगे वहां पे आपका वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा। हाँ सर बताएं सर, लिखिए ना इसको। ये यूआरएल हो गया आपका। अच्छा इसका यूआरएल अगर चेंज करना हो तो? हाँ यस सर। अब देखिए आप चाह रहे हैं कि इसका आप इंस्टॉलेशन चेंज करना चाहते हैं, है ना? जी, फोल्डर ही चेंज करना चाहते हैं रियल टाइम पे।
तो सर देखिए Yes, sir. आप सबसे पहले Yes, sir. आपको इसकी होस्टिंग जहाँ पे ये कोड डला हुआ है वहां जी. पे जाइए। Okay. सी ड्राइव में जैम्प के अंदर आपने कोड डाला होगा। C drive. Yes, sir. C drive. Zen. htdocs. htdocs. हाँ, ये टेक्यूब, इसको रीनेम कर दो आप, 3 कर दो इसके आगे। Okay. सर ये जस्ट फोल्डर नहीं, नहीं। बनाया है और कुछ नहीं। हाँ सर, एक्चुअली में इंस्टॉलेशन भी एक फोल्डर, यही तो है इंस्टॉलेशन। अभी इसको रीनेम कर दो, 3 कर दो। ये सर एक फोल्डर बनाया, हाँ, देन उसमें ये पेस्ट कर दिया। हाँ बिल्कुल ये सर ये सही, वर्डप्रेस पेस्ट कर दिया। हाँ ऐसे ही काम ना, होता सर? है, बिल्कुल सही किया आपने। ये सर वर्डप्रेस इसमें पेस्ट कर दिया है। हाँ, यस सर। इसको बस रीनेम कर दो। बस सर यही पूछना था कि एक ओके मैं रीनेम कर देता हूँ। 3 कर दो आप, टेक्यूब 3 _3 कर देता हूँ। हाँ, _3 टेक्यूब हट गया आपका, टेक्यूब _3 कर दीजिए। ठीक है, अब जरा अब देखिए टेक्यूब नाम का कोई फोल्डर तो है नहीं आपकी मशीन पे। अब एंटर करिए आप इधर पे। नो सर, अब नहीं है। एंटर करिए, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड आ गया। अब जरा टेक्यूब _3 करिए आप। यस, एंटर करिए। वैसे तो वही कंटेंट ओपन हो जाएगा। नहीं, ये कंटेंट चलेगा, लेकिन कई बार ये कुछ पोस्ट आपके नहीं दिखेंगे। किसी पेज पे क्लिक करो आप। यस सर, ये कॉन्टेक्ट अस ही ओपन नहीं हो रहा है। नहीं, यूआरएल पढ़ो आप, यूआरएल पे ध्यान दो आप। ठीक है, आप कोर्स पे क्लिक कर दो, कोर्स पे क्लिक करो, कोर्स पे क्लिक करो, यूआरएल देखो, है ना, क्योंकि कोर्स यूआरएल चेंज हो गया, चेंज करना पड़ेगा वो। अब आपको डीबी में जाके भी टेक्यूब _3 करना पड़ेगा, तब वो चलेगा। ओके, वापस आप उसको PHP my admin में जाके PHP my admin में। अच्छा, वो कल मैं आपको बता नहीं पाया था, PHP my admin पे आपने एक सवाल किया था। यस सर। PHP my admin सर कुछ नहीं है, एक वेब स्क्रिप्ट है जो PHP की हेल्प से लिखा गया है, ताकि सर्वर का जो मैनेजमेंट है, DB सर्वर का जो मैनेजमेंट है जी, वो इजीली हो पाए। तो उसके लिए हम PHP my admin स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो सर उन फाइलों के बारे में भी जानना जरूरी रहता है क्या, जितनी भी फाइलें उसमें रहती हैं? किनके बारे में? PHP my admin में जितनी भी ये फाइलें रहती हैं, फाइलें तो कुछ नहीं, डेटाबेस रहते हैं सर। बताएं क्या, मैं समझ नहीं पाया शायद सवाल। ये डेटाबेस है सर आपके, ये इंफॉर्मेशन स्कीमा, ये उससे रिलेटेड डेटाबेस है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो सर इन सब पे वर्क कैसे करते हैं फिर? ये तो या फिर यहाँ कोई क्वेरीज वगैरह राइट करनी पड़ती है? क्या करना पड़ता है? मैं इसको आप बंद करिए, इसको आप मिनिमाइज कर दीजिए, इसको नहीं, यही वर्ड जहाँ पे आपने टेबल पे क्लिक किया था ना, उसको खोलिए आप। वो खोलिए, वही खोलिए। हाँ, ऊपर सारे सबको, हाँ इन सबको वो कर दीजिए, शॉर्ट बंद कर देता हूँ, इनको बंद कर देता हूँ, ऐसे ही कर दीजिए। यस, बड़े में दिखते नहीं। अब देखिए, इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL परफॉर्मेंस स्कीमा, PHP my admin, ये सिस्टम डिफाइन है, इन पे हमें काम नहीं करना है। ओके, इन 3 पर MySQL परफॉर्मेंस एंड PHP my admin। इंफॉर्मेशन स्कीमा, ओके, इन पे हमें छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, क्या है देखिए, ये एक स्क्रिप्ट है एक्चुअली में, अपने डेटाबेस सर्वर को UI के फॉर्म से एक्सेस करने के लिए ये डेटाबेस की ये MySQL की स्क्रिप्ट है जी। और इस स्क्रिप्ट को आप रन करते हो एक्चुअली में, जब आप PHP my admin लिखते हो तो रन होती है। ठीक है जी। अब यहाँ से आप पूरा अपना MySQL एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ऊपर देखिए, न्यू पे क्लिक करिए, न्यू पे। ओके, यहाँ से आप डेटाबेस का नाम डालेंगे तो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा जी। ठीक है, जैसे डेटाबेस का नाम डला हुआ, ऑलरेडी डला हुआ है। DB2 कर दो आप, DB2 कर दिया, यस सर, क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, ये डेटाबेस। अच्छा, वो टेक्यूब जो था, अब देखिए इसने क्या किया, उसका प्रीफिक्स सेम था ना, तो जी टेक्यूब के बाजू में देखिए प्लस का साइन आ जाएगा, इधर राइट लेफ्ट कॉर्नर पे देखिए, लेफ्ट कॉर्नर टेक्यूब में क्लिक करेंगे तो 2 दिखेंगे आपको डेटाबेस। यस सर, ये 2 आ गए। DB2 वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सेम प्रीफिक्स को क्या होता है, देखिए इसने आपको एक लुक एंड फील दे दिया लाके जी। अब ये चीज आप कमांड प्रॉम्प्ट में करते तो आपको लिखना पड़ता शो डेटाबेसेस, फिर आप कमांड लिखते, फिर वो ब्लैक स्क्रीन में आपको टेबल दिखता, डेटाबेस दिखता, शो टेबल्स करते आप। यस सर। तो वो
पैटर्न को छुपा के आपको इस तरीके से यूआई तरीके से लुक एंड फील अच्छा दिखाने के लिए PHP MyAdmin स्क्रिप्ट हम यूज करते हैं। जरूरी नहीं है आप ये यूज करें, इसके बदले आप कमांड लाइन स्क्रिप्टिंग का भी यूज करके डेटाबेस का जो कमांड लाइन वर्जन होता है DB सर्वर का, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, SQL सर्वर जैसा हम कमांड से यूज करते हैं, बिल्कुल वही क्रिएट टेबल करके बिल्कुल। हाँ, तो ये अब मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ SQL पे जाइए आप जी, स्ट्रक्चर के बाजू में SQL है, हाँ यही हाँ ये यहाँ टेब है, आप यहाँ क्वेरी लिख सकते हैं अपनी। ओके, यहाँ क्वेरी लिख सकते हैं, यहाँ क्वेरी लिख के गो करेंगे, आपका चालू हो जाएगा। जी, ओके, तो मतलब यहाँ पर क्वेरी लिख सकते हैं SQL का जो भी चाहे, तो बिल्कुल जो भी आपको जैसे टेबल, हाँ क्रिएट टेबल आपको क्रिएट करना है। ओके, यहाँ से आप डेटाबेस सेलेक्ट कर लेंगे और डेटाबेस सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए उसमें यूज करते होंगे, तो आप यूज कमांड तो करते होंगे ये जी, ठीक है। आप ये यूज करने के यूज DB कमांड होती है ना, जिसमें डेटाबेस आप सेलेक्ट करते हो, तो यूज किया फिर डेटाबेस सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आप क्लिक करने से डेटाबेस सेलेक्ट कर ले रहे हैं, बैकएंड में क्वेरीज वही चल रही हैं। यस सर, समझ गया सर जी। यूजर फ्रेंडली बना दिया बस इसको, UI बना लिया बहुत अच्छा। हाँ UI यूजर इंटरफेस बना दिया। ऐसे ही एक MySQL वर्कबेंच भी होता है जी, जैसे PHP MyAdmin है, वैसे ही वर्कबेंच भी होता है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। ओके सर, तो ये UI आपको प्रोवाइड। यस सर, ओके सर, थैंक यू। और कोई डाउट है तो अपन इसको वो करें। सर वो ई कॉमर्स में ये इंटीग्रेशन करके एक सेटिंग आती है, हाँ तो सर वो क्या है इसमें? मैक्सिमाइंड, ये मैक्सिमाइंड जियो लोकेशन, और इसमें सर ये की लाइसेंस की भी मांगता है। WooCommerce में? हाँ सर, WooCommerce में। सर ये ईमेल के बाद इंटीग्रेशन फिर एडवांस आता, तो ये सर इंटीग्रेशन वाला पार्ट है। मैं ओपन कर लूं जरा। हाँ सर। इंटीग्रेशन में आपको इंटीग्रेट करने पड़ेंगे ये अपना जियो लोकेशन लुकअप्स के लिए है ये। सर जैसे इसमें ये लाइसेंस की मांग रहा है। मैक्समाइंड एक वो है अपना जियो लोकेशन, WooCommerce की इनबिल्ट जियो लोकेशन इंटीग्रेशन सर्विस है वो मैक्समाइंड, है ना। इसमें क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली जो ओनर्स है ना, WooCommerce allows shop owners to automatically geolocate customers and display the tax rate, shipping method and specific to the customer's location। देखिए क्या है कि आप कस्टमर को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो IP के थ्रू और जियो लोकेशन के थ्रू आप कस्टमर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मैक्समाइंड करके WooCommerce ने एक प्लगइन बना दिया है, ठीक है, जो WooCommerce के अंदर मिलेगा आपको, और उसके थ्रू आप जब इसका वो यूज करेंगे तो कोई भी कस्टमर की जियो लोकेशन से आप, जैसे आपने बोला कि जैसे अभी आपने एक स्टैंडर्ड रेट फिक्स किया था टैक्स स्लैब, तो आपने बोला कि उस स्टैंडर्ड टैक्स स्लैब को आप चाहते तो कंट्री वाइज कर देते, है ना। तो इंडिया में ये रेट चल रहा है 10% है, US में 20% है, चाइना में इतने %। तो आप कस्टमर को कैसे पता करोगे कि वो कौन से लोकेशन पे बैठा है, तो उसके लिए आप ये चीजें मैक्समाइंड करके आप इसका यूज कर सकते हैं। सर ये इसमें लाइसेंस की है, तो ये सर कौन सी लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको। लाइसेंस आपको मैक्समाइंड जियो लोकेशन की API डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है, और उसका लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। ओके सर। लाइसेंस आपको परचेस करना पड़ेगा उसका, तभी तो वो सर्विस देगा। देखिए क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सी चीजें फ्री हैं, उनने आपको पूरी शॉपिंग कार्ट दे दी, लेकिन अब कुछ चीजों में आपसे पेमेंट की वो करेंगे।
सर हाँ हाँ, sir, can WordPress perform web scraping? If yes, then how can it perform? वेब स्क्रैपिंग मतलब वर्डप्रेस के थ्रू करना चाह रहे हैं कि वर्डप्रेस की वेब साइट? स्क्रैपिंग अपन करते हैं, अपन थ्रू भी कर सकते हैं सर, वो दोनों क्वेश्चन है मेरा, सबसे पता नहीं है सर। अगर अपन थ्रू भी कर सकते हैं, यहाँ पे अपन कोई वेबसाइट मीन्स लाइक मैंने Kaggle से COVID-19 का डेटा लिया, उसको जिप फाइल में मैंने डाउनलोड करा, देन अपन अपनी वर्डप्रेस में कैसे ऐड कर सकते हैं, तो अपनी वेबसाइट में। अपनी वेबसाइट पे कैसे दिखाना चाहेंगे आप उसको? यस सर, वही तो सर, वेब स्क्रैपिंग अपन मतलब कैसे कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में और किसी वेबसाइट के थ्रू, वर्डप्रेस की वेबसाइट। आप चाह रहे हैं कि कोई दूसरी वेबसाइट का डेटा आप अपनी साइट पे दिखा लें, आप ये चाह रहे हैं? हाँ, वेब स्क्रैपिंग सर, जैसे अपन नॉर्मल सर, जैसे मैंने भाई नॉर्मल वेब स्क्रैपिंग तो ठीक है, आपने डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, वेब हार्वेस्टिंग और डेटा एक्सट्रैक्शन टेक्निक आपकी वेब स्क्रैपिंग कहलाती है। अब आपने डेटा किस में ले लिया? वर्डप्रेस की वेबसाइट के, यस आपने एक फाइल में ले लिया तो नहीं बेटा, जिप फाइल में डेटा नहीं लिया आप डेटा को किस फॉर्मेट में लोगे? आप जेसन में लोगे, सीएसवी में लोगे, स्प्रेडशीट में लोगे कि डायरेक्ट एसक्यूएल में लोगे? आप डेटा किस फॉर्मेट में लोगे? डायरेक्ट एसक्यूएल में लेंगे तो वर्डप्रेस में पॉसिबल है। आप जेसन में भी ले सकते हैं, आप सीएसवी में भी ले सकते हैं। जब आप स्क्रैपिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो बात आ रही है कि आप डेटा कहाँ लेना चाह रहे हैं, किस फॉर्मेट पे आप डेटा लेना चाह रहे हैं। आप एक्सएलएस में लेना चाह रहे हैं डेटा, आप जेसन फाइल में लेना चाह रहे हैं डेटा, आप कहाँ लेना चाह रहे हैं, आपका फॉर्मेट क्या है? जब तक फॉर्मेट डिफाइन नहीं होगा तब तक वो स्क्रैप्ड डेटा यूजलेस है ना हमारे लिए। तो अब मान लो मैं पूरे स्क्रैप डेटा को नोटपैड में कॉपी करके रख देता हूं और मैं आपसे बोलता हूं कि अब इसमें आप एनालिटिक्स परफॉर्म कराओ, तो पहले आप उसकी डेटा को फिल्टर करोगे ना, डेटा को फिल्टर करोगे तब तो वो यूज हो पाएगा। तो वही मैं पूछ रहा हूं कि आपका फॉर्मेट क्या रहेगा, है ना। अब जो भी फॉर्मेट होगा, तो अब मान लेते ठीक है, तो अब आप उसको मैंने ले लिया, अब आप उसको दिखाने के लिए अपना एक प्लगइन बना सकते हैं। आप मान लेते हैं आपने कोविड का डेटा आपके पास, आपने बोला कि भाई मेरे पास कोविड का 19 का डेटा है, कुछ एनालिटिक्स का डेटा आपके पास, ठीक है। तो अब आप उसको एनालिटिक्स के उस डेटा को आप दिखाने कैसा दिखाना चाह रहे हो? अब भाई जब तक डेटाबेस का एक फॉर्मेट नहीं बनाओगे, आप कैसे, आप चाह रहे हैं कि वो प्लगइन के फॉर्म में रहे, सॉरी आप चाह रहे हो टेबल के फॉर्म में, हाँ आप चाह रहे हैं ग्राफ के फॉर्म में रहे, तो फिर आप तो फिर आपको वैसे प्लगइन चाहिए पड़ेगा जो उस डेटा को, मतलब आपको अपने स्क्रैप्ड डेटा पे आप जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आपको वो करना पड़ेगा ऑपरेशन। उसके लिए हो सकता है आपको प्लगइन्स ढूंढना पड़े, क्योंकि डेटा स्क्रैपिंग तो एक टेक्निक है ना, जिसमें आप डेटा रीड कर रहे हो, डेटा उठा के ला रहे हो कहीं से, वो तो एक टेक्निक हो गई। आपने डेटा उठा लिया, किसी फॉर्मेट में ले आए आप, अब उसको दिखाने के लिए आपको डेटा डेटाबेस में डालना पड़ेगा। अब डेटाबेस में आप चाहे बैकएंड से डायरेक्ट अपलोड कर दें, चाहे प्लगइन के फॉर्म से कर दें। ओके ओके, वैसा होगा। या आप चाहें तो कोई सेंट्रलाइज भाई वेब स्क्रैपिंग स्क्रिप्ट लिख लें, जिससे आप डेटा यूज करके लेके आए। लेकिन क्या है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि हमें डेटा का दिखाना कैसे, क्योंकि दो तरीकों से डेटा है आपके पास, स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है। डेटा अगर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है तो आपके लिए यूजफुल है, और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है तो फिर आप अगर इंटेलिजेंट सिस्टम बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप अनसुपरवाइज लर्निंग के थ्रू फिर एक अलग ही प्रोसेस हो गई आपकी, है ना। तो वो उस तरीके से आप उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। डेटा लेने के पहले अपन को फॉर्मेट लेना पड़ेगा कि हम किस, बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप उसको स्ट्रक्चर्ड कर लीजिए, या तो आप एसक्यूएल पे स्टोर करा लीजिए टेबुलर फॉर्म में, या एक्सएलएस में स्टोर करा लीजिए, या सीएसवी में करा लीजिए, या जेसन में करा लीजिए, किसी भी क्योंकि वो इजी हो जाएगा रीड करना, है ना। ओके ओके सर जी। और कोई डाउट किसी को सेशन से रिलेटेड? कुछ क्वेश्चन इसमें डले हैं।
अच्छा, ये तो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। कोई डाउट नहीं है? कोई क्वेश्चन ऐसा इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, वर्डप्रेस से रिलेटेड, जो अपन ने 4-5 दिन के सेशन में देखा है? तो अपन सेशन एंड करते हैं। नवदीप मैडम, हेलो। तो सेशन को अपन एंड करते हैं मैम। बिल्कुल सर। डाउट कोई है नहीं? यस यस। तो फीडबैक हाँ, फीडबैक आई विल सेंड टू द मेल ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स। ओके मैम। ये आप यहाँ स्क्रीन पे भी शेयर कर सकते हैं। सर आई डोंट हैव द लिंक राइट नाउ। अच्छा, ठीक है। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच सर। या ग्रुप में भी आप शेयर कर दीजिएगा तो ग्रुप से लोगों को मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। So can you share your contact number, sir? हाँ, मैं नंबर दे देता हूँ आपको। सर यू कैन शेयर इट इन योर इन द चैट बॉक्स। हाँ, मैं चैट बॉक्स पे टाइप कर देता हूँ। अमित जी, मैंने आपको नंबर सेंड कर दिया है, ठीक है? और मेरा ईमेल आईडी भी मैं आपको दे देता हूँ। जी सर। Okay, now let us conclude this 5 days short-term training program. First of all, I would like to thank Siddharth sir for guiding us, for giving knowledge, and I would like to thank our college, Infinity Engineering College, for giving me the opportunity of being the coordinator to organize such a program. I would like to thank Rohit sir. I would like to thank TechIP and all the participants who have sincerely attended the program in last 5 days. I hope you might have gained a lot. Thank you so much, everyone. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for giving knowledge. Thank you, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. हाँ, अच्छा लगा। मम्मा को अच्छा लगा कि नहीं?